बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है और इसमें हम काम क्या कर रहे होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग SDLC में यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, और वाटरफॉल से लेके एजाइल तक कोई भी हो तो हम उसके अंदर डिफरेंट फेजेस में काम करते हैं। और जो सबसे अहम फेज़ है वो उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। तो इनफैक्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है क्या, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को जमा करते हैं और हम उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनको लिख लेते हैं। तो लिहाजा इसमें मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि एलिसिटेशन, जिसके अंदर के हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। उसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायरमेंट्स ली, उनको हमने एनालाइज किया या उनका एनालिसिस किया, उसके बाद हमने उनको अपनी स्पेसिफिकेशन, जिसको आप नॉर्मली SRS भी कहते हैं, या उससे मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स में यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपने उसको लिख लिया, और फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती है, जो अभी हम देखेंगे भी। तो लिहाजा एक ये ऐसा प्रोसेस हो गया कि जिसके अंदर रिक्वायरमेंट लेने से लेके, यानी हम उन रिक्वायरमेंट को जमा करने से हम शुरू करेंगे, उनके एनालिसिस से लेके उनके डॉक्यूमेंट होने तक, और उसके अंदर जो मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। तो लिहाजा इसको भी हम शुरू करते हैं। अगर आप देखें तो उसने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग 1 और अगली स्लाइड में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग 2 किया हुआ है। इनफैक्ट ये एक ही प्रोसेस है, और नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो पूरा एक अदद कोर्स पढ़ते हैं। CS में ये हम ISC के अंदर ही पढ़ा देते हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है उसमें ही हम एक एज अ चैप्टर या एज अ टॉपिक पढ़ाते हैं। लेकिन जो प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन देखिए, इसको यहाँ पर हम मुख्तसर उसमें भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो अगर मैं शुरू करूं तो इंसेप्शन इसका पहला स्टेप है। इंसेप्शन है क्या? इनफैक्ट आप यूँ समझ लीजिए कि हमने अपने प्रोजेक्ट को शुरू करना है, उसके बारे में मालूमात लेनी है, रिक्वायरमेंट्स लेनी है। तो जो पहला स्टेप होगा, और डेफिनेटली हम एक डिटेल रिक्वायरमेंट्स नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि जिनके लिए मैं बना रहा हूँ मेरे स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, किस किस को मुझे मिलना होगा, किस किस से रिक्वायरमेंट्स लेनी होंगी। तो ज़रा देखिए कह क्या रहा है सॉरी, आस्क अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट इस्टेब्लिश। क्या सवालात हो सकते हैं, ये मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक मिसाल दे के बता रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, यानी अब हम मालूम करते हैं कि बताइए जी आपका इशू क्या है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे ये मिला कि जनाब हमारा कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और जो बच्चों के कोर्सेज रजिस्टर हो रहे हैं, मैं अभी छोटी सी एक मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, बजाय कि बहुत बड़े उसमें हम घुस जाएँ और बात समझ में ना आए। तो जी हम एक कोर्स ज्वाइनिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी तक ऑनलाइन या कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, कागज़ के ऊपर हम कोर्स की ज्वाइनिंग करवा रहे होते हैं। तो मुझे उनकी प्रॉब्लम हम लोगों को समझ में आनी शुरू हुई। फिर हमने कहा कि यार ये बताइए किन लोगों के लिए बनाना है, क्या ये सिर्फ प्रोग्राम ऑफिस के लिए होगा, दे विल बी एंटरिंग दैट, वो लोग उस डेटा को एंटर कर रहे होंगे, या फिर ये उन लोगों के लिए बनाना है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो खुद बैठकर अपने घरों से या आपकी लैब से उस डेटा को एंटर करेंगे अपने कोर्सेज के। तो नोट कीजिए कि मैं अब असल में स्टेक होल्डर्स ढूंढ रहा हूँ। मैं वो लोग देख रहा हूँ जिनका कोई भी ताल्लुक इस सॉफ्टवेयर से है, इस्तेमाल करने से लेकर इवन हम थर्ड पार्टी को भी डिस्कस करते हैं कि अगर वो बनवा रहा है और आगे बेच रहा है तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं और उससे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि बताइए आपके यूज़र्स के क्या टाइप है। तो अगर अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल लें, और हम कहते हैं जी हमने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है, तो डेफिनेटली देर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मुख्तलिफ उनके रोल्स हैं। एक तो आप स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कि ज्वाइनिंग देनी है, कोर्स रजिस्टर करने हैं। एक प्रोग्राम है, ऑफिस है जो उनको वेरीफाई कर रहा है, तो लिहाजा, और फिर फ़ी सेक्शन है जो कि वेरीफाई कर रहा है कि फ़ी पे हुई है इतने कोर्सेज की या नहीं। तो हमें समझ में आना शुरू हो गया कि यार बहुत डिफरेंट तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्राम ऑफिस है, फ़ी सेक्शन है। तो लिहाजा हमें उन तमाम को जहन में रखना है। वी विल मेक अ लिस्ट, हम एक लिस्ट बना लेंगे जिस पर हम बाद में भी बात भी कर लेते हैं। आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ द सोल्यूशन दैट इज़ डिजायर्ड। मुमकिन है कि मेरा यूज़र मुझे कहे कि जी हमें एक वेबसाइट बना रहे, नॉर्मल सी बात करते हैं पुरानी,
कि एक वेबसाइट बना दीजिए इस पर कि सब बच्चे लॉगिन हो। और तो मैं उनसे एक सवाल पूछूं कि जनाब अगर ये हो कि आजकल तो हम लैपटॉप से भी हट गए हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मोबाइल ऐप्स, तो बल्कि वी हैव बीन मूव टू, हम जा चुके हैं मोबाइल ऐप्स पे अब तो क्यों ना ऐसा हो कि जो आपका डिज़ायर्ड सोल्यूशन जिसको इस वक्त आप कह रहे हैं कि हमें एक वेबसाइट बना दें, हम वेबसाइट भी बना देते हैं, लेकिन अगर हम साथ में ही इसके अगर मोबाइल ऐप बना दें तो इट इज़ बिटवीन अस कि वो हमें बताए, हम उसको बताएं, और अगर उसको फीस अभी हम देखेंगे निगोसिएशन में क्या है, हम आपस में बातचीत करेंगे और अगर उसको वो चीज़ बेहतर लगी तो वो मान जाता है, और अगर कहता है कि नहीं जी मेरी ज़रूरियात इस वेबसाइट से ही पूरी हो रही हैं, मैं ना तो इतना बजट मेरे पास है और ना मुझे ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, सो डोंट गो फॉर द मोबाइल ऐप, आप मोबाइल ऐप ना बनाइए, आप सिर्फ इतना सा कर दें कि आप मुझे वेबसाइट बना दें। तो लिहाजा हमें नेचर ऑफ द सोल्यूशन को भी हल्का सा अंदाज़ा लेना होता है। मैं इसको यूँ भी बता देता हूँ, मुमकिन है कि मैं वेबसाइट्स में काम कर रहा हूँ और मेरे यूज़र को मोबाइल ऐप्स का चाहिए, राइट, तो मुझे मालूम है कि हम वेबसाइट बना सकते हैं और उसको हम मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं प्योर मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं बना ही नहीं रहा, तो शायद मुझे यहीं पे पता चल जाएगा कि यार वो जो बंदा कह रहा है ना, तो रिक्वायरमेंट अभी गैदर मत कीजिए, मे बी वी आर नॉट इनटू इट, तो इसको हम नहीं ले रहे। तो ये हमारी तरफ से भी है। आगे देख लीजिए, द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर बहुत अहम है कि जब हम शुरू की बातें करते हैं, हम इंसेप्शन यानी बिल्कुल बुनियाद है, तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए, ये बात इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम कोलैब कर रहे हैं, आपस में ताउन कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या ये इफ़ेक्टिव भी है या नहीं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि हमने बातचीत शुरू की, अगर हमें फ्लॉ नज़र आ रहा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम यहाँ से सवाल भेज रहे हैं और हमें 2-2 हफ्ते जवाब ही नहीं आ रहा ना, कि हमें कस्टमर बता ही नहीं रहा, या हमें जो भी हमें कोई फोकल पर्सन दे वो जवाब नहीं आ रहा हमें, और हम परेशान बैठे कि ये हो क्या रहा है। तो लिहाजा हमें ये इस्टेब्लिश करना है कि क्या इफ़ेक्टिवनेस है, इस बुनियादी जो हमने बातचीत की इसमें कुछ इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। सॉरी, नॉर्मली हम टीम्स बदल देते हैं कि जी अच्छा आप हम यहाँ से बंदा बदल रहे हैं, हमारा फला बंदा आपसे कोऑर्डिनेट करेगा और ये 24 घंटे अवेलेबल होगा, वटेवर, यानी जब आपको ज़रूरत होगी तो जवाब जल्दी मिलेगा। और इसी तरह से मैकेनिज़्म के क्या हम टेलीफोन पर ही बात करें, क्या हम मीटिंग्स करें, अगर कहीं वो अब्रॉड कहीं ऐसे मुल्क पाकिस्तान से बाहर है तो हम फिर क्या उसके साथ स्काइप के ऊपर जाएंगे। तो हम अपने मैकेनिज़्म को बेहतर कर रहे होते हैं ताकि जो हम कम्युनिकेट करें, बात करें, वो इफ़ेक्टिव हो, वक्त पर हो और मुनासिब हो। आगे चलते हैं, जब हमें तमाम बुनियादी बातें मिल गई कि किन किन से रिक्वायरमेंट लेनी है, किस किस्म का सोल्यूशन है, तो देखिए एक ही जुमले में उसने बात की, अभी हम सबको देखेंगे लेकिन अभी बुनियादी देख लें। एलिसिटेशन, एलिसिट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। आप क्या कीजिए, अब प्रोग्राम ऑफिस जाइए या उनको फ़ोन कीजिए या उनसे मीटिंग कीजिए या स्काइप मीटिंग कीजिए और उनसे तमाम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछिए, सवाल पे सवाल करें, उनसे कहें कि आप बताएं, उनके फॉर्म्स देखें कि ऑनलाइन जो आपके कोर्सेज़ का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो क्या है, वो क्या डेटा रख रहे हैं, क्या फंक्शनैलिटी चाह रहे हैं। प्रोग्राम ऑफिस के साथ साथ आप अकाउंट्स को फिर जाएंगे, आप फाइन फी सेक्शन से पूछेंगे आप लोगों को क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है, आप क्या वेरीफाई करते हैं, आपका प्रोसीजर क्या है। फिर स्टूडेंट्स को मिलें, उनसे पूछें कि आप जब डेटा एंटर करते हैं तो आप लोगों को क्या डेटा एंटर करना है, आपको क्या आसानी चाहिए। तो देखिए एलिसिटेशन में तमाम वो लोग जो अभी हमने यहाँ पे कहे थे, द पीपल हु वांट ए सोल्यूशन, वो हमारे स्टेक होल्डर्स थे और उन तमाम स्टेक होल्डर्स से हमने रिक्वायरमेंट्स को निकलवाया। ये भी हो गया। अब ज़रा चलते हैं इलेबोरेशन की तरफ, इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, इसको बयान करेंगे। देखिए उसने क्या लिखा, क्रिएट एंड एनालिसिस मॉडल, एक ऐसा मॉडल बनाएं जो कि एनालिसिस मॉडल होगा, डायग्राम्स होंगी, और यही हमारे इस यूएमएल के कोर्स की बुनियाद है कि जो भी हम ये पढ़ रहे हैं कि इनफैक्ट हम यूज़ केस डायग्राम बना रहे होंगे, सीक्वेंस डायग्राम बना रहे होंगे क्लास। तो वजह क्या थी, वो कहता है कि एनालिसिस मॉडल बनाए जो हमें आइडिया देना शुरू कर दे किस चीज़ का, दैट आइडेंटिफाइज, जो कि ढूंढ लेता है, निकालता है क्या चीज़, डेटा, कि इन तमाम यूज़र्स को, ये 3 तरह के मैंने बताया, ये 50 भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ रोल्स वाली बड़ी कंपनी में बहुत लोग होते हैं, हर एक की क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट है, हर एक की क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। सर ये अप्रूव हो जाए, सर ये वेरीफाई हो जाए कि प्रीरेक्स लिए थे, और ये तो देखिए मुझे फंक्शनैलिटी भी नज़र आ रही है, एंड बिहेवियर रिक्वायरमेंट कि मेरा सॉफ्टवेयर बिहेव कैसे कर रहा होगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि जब मैं प्रिंट का बटन दबाता हूँ तो मुझे प्रिंट नहीं करने देता
क्योंकि मेरा अभी तक जो फॉर्म है ये वेरीफाई नहीं हुआ फ़ी से। तो मुझे अब उसका बिहेवियर भी समझ में आ रहा है कि मेरा सॉफ्टवेयर किस किस स्टेट में जाएगा। सर ये अब मैंने कहा कि क्या हो रहा है, सर ये पेंडिंग में दिखा रहा है मुझे, तो शायद ये कल तक हो जाएगा। तो मेरा यूज़र फिर मुझे बताता है कि जब यहाँ से स्टूडेंट अपलोड करेगा अपने कोर्सेज को तो एक दिन लगेगा, नेक्स्ट डे फिर जो फ़ी सेक्शन है और प्रोग्राम ऑफिस है दोनों वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आपके स्टूडेंट के पास उसकी ज्वाइनिंग का एक रिपोर्ट आ जाएगी, एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब वो उसका प्रिंट आउट ले सकता है। तो इसको हम कह रहे हैं बिहेवियरल रिक्वायरमेंट। किस तरह से सॉफ्टवेयर बिहेव करता है अपनी स्टेट्स में, उसकी ट्रांजिशन आती है कि एक स्टेट से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है। तो ये इसने बात की है कि हमें हर चीज़ चाहिए, डेटा क्या रखना है, फंक्शनैलिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, आगे भी आप देखेंगे कि उसका फ्लो क्या है, डेटा का बहुत कुछ है। तो बुनियाद यही है। फिर वो बात करता है इसके आखिर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में, फिर कह रहा हूँ इंजीनियरिंग 1 और 2 कुछ नहीं होता, सिर्फ इसने हमें समझाने के लिए कि हो क्या रहा था, रिक्वायरमेंट्स ली और आखिर में निगोशिएट किया। अब हम और वो बैठे और हमने आपस में बात की कि यार जो रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं ये डूएबल भी हैं, यानी ये बनाई भी जा सकती हैं या नहीं। यानी हमारे पास देखिए बहुत सी चीज़ें शायद मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ भी ना हो और मेरी तरफ से ही हो जाए कि नहीं शायद हम ये वाली चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, बाज़ औक़ात होता है कि यूज़र पीछे हटता है कि जनाब जो इसकी कॉस्ट बन रही है ये मेरे लिए फीजिबल नहीं लग रहा, यानी जो मैंने अर्न करना है, जो मेरा बात का जो है मुझे नहीं समझ में आ रही, या फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट हैव दैट बजट, तो शायद मैं ये काम अभी नहीं कर सकता। तो हमें फिर क्या करना है, निगोशिएशन में या तो रह जाएगा और या फिर हमें एग्री करना है ऑन द डिलीवरेबल सिस्टम। वो अपनी उसी डॉक्यूमेंट को हम उससे बात कर रहे हैं कि आपने क्या रिक्वायरमेंट्स बताई है, तो एक सिस्टम की हमारे पास बुनियाद आ गई जो हम दे सकते हैं कि वो रियलिस्टिक है, डेवलपर के लिए भी और कस्टमर दोनों मुतमईन हो जाए। इसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन, यानी जो कस्टमर है वो भी हैप्पी है, खुश है कि हाँ जी मुझे इतनी कॉस्ट में ये सब चीज़ें अगर मिल रही हैं जो मैं इनको बता रहा हूँ और ये मुझसे डिस्कस भी कर रहे हैं, तो वेरी गुड, सो ही इज़ हैप्पी। और दूसरी तरफ जो हम बनाने वाले हैं डेवलपर्स हैं, हमें मालूम है कि हाँ इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन है, वी आर अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वी विल से दैट ओके वी आर हैप्पी। सो विन विन सिचुएशन इसको हम कहते हैं नॉर्मली अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। और ये फिर निगोशिएशन के एंड पे हमें ये मिलता है। अगर हम निगोशिएट कर गए और हमारी बात बन गई कि हाँ जी हम ये बना रहे हैं कर रहे हैं, तो देखिए इसने फिर इसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग 2 लिखा है बुक में। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ही है, देयर इज़ नो मतलब ना डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 and 2, तो ये एक ही है। लेकिन चलिए मान लेते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है। वो कह रहा है कि इन तमाम में से कोई भी एक या सारे, कुछ भी हो सकता है, सो कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग और मोर। तो देखिए रिटन डॉक्यूमेंट, मैंने आज की क्लास में बात की थी कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स को जमा कर दिया जाता है, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि जब कभी आप लोग बहुत तंग हो जाते हैं कि हमने तो कोडिंग नहीं करनी, तो आपसे कहते हैं कोडिंग आनी ज़रूर चाहिए क्योंकि ये हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे जा सकते हैं। उसका काम ही यही है कि रिक्वायरमेंट्स लेना, उनका एनालिसिस करना, फिर उन सबको डॉक्यूमेंट करना और फिर आगे वो डिज़ाइनर को दे देना कि वो डिज़ाइन करे उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे, फिर कोडर उसको कोड करेगा। तो समझ में आना शुरू हुआ कि हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अब मुमकिन है उस डॉक्यूमेंट मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स लिखी हो, क्या पता मैंने उसमें कुछ डायग्राम्स डाली हो, अ सेट ऑफ मॉडल्स डिफरेंट, मैंने कोई यूज़ केस डायग्राम यूज़ कर ली हो, मैंने कोई फॉर एग्जांपल क्लास डायग्राम यूज़ कर ली हो, ताकि हम उन रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा अच्छा समझ सकें। फिर अ फॉर्मल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, तो बेहतर हो कि हम उनको भी डिस्कस करते हुए उनको रेफ़र करें कि ये देखिए ये एक, जिस तरह हम मॉडल्स दे रहे हैं हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसका फार्मूला है, ये इसके फॉर एग्जांपल इक्वेशंस हैं, तो वो सब हम वहाँ पर लिख सकते हैं ताकि हम रिक्वायरमेंट्स को और अच्छा, अभी हम काम तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिज़ाइन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिक्वायरमेंट को समझें तो मैथमेटिकल मॉडल भी अगर बना सकते हैं अपनी उस प्रॉब्लम का, उसके सोल्यूशन का, ये प्रॉब्लम का, ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यकीन कीजिए फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। आगे चल जाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ यूज़र सिनेरियोज, ये मैंने आपको बताया था कि यूज़र हमें जो सीन, जो कहानी जो हम यूज़र स्टोरी भी कहते हैं ज़बान में बता रहा होता है,
तो इनफैक्ट वो यूज़ केसेस होते हैं। वो कह रहे जी कि मैं अपना कोर्स रजिस्टर कर सकूं, मैं अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर सकूं, मैं अपना कोर्स ड्रॉप कर सकूं। तो इनफैक्ट डिफरेंट सीन्स हैं, सिनेरियोज हैं, तो हम ये भी लिखते हैं उसमें, ताकि हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिटेल्ड होते हैं, क्योंकि आगे जाके डिज़ाइन में मज़ीद डिटेल में जाते हैं, लेकिन हाँ जिस हद तक आप कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिए। जब हम रफ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट इतना उतना ही कंप्लीट हो जितनी हम उसको बना सकते हैं। तो ये भी हो गया। और प्रोटोटाइप का मैंने आपको बताया था कि बाज़-औक़ात यूज़र से जब रिक्वायरमेंट्स लेनी हो और कहीं पे वेग हो, उसके धुंधलाहट हो उसके रिक्वायरमेंट्स में, तो आप उसको फिर मॉडल्स दिखाते हैं, आप कभी स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, कभी कोई हाफ कुक सा सॉफ्टवेयर बना हुआ उसको दिखाते हैं, कभी कोई फॉर्म डिज़ाइन करके दिखाते हैं, कभी कोई सिमिलर वेबसाइट या वेब ऐप या कोई भी ऐप उसको दिखाते हैं, ताकि वो हमें अंदाज़ा दे सके कि हाँ जी ऐसा चाहिए, या नहीं जी इसमें ये चीज़ तो हो लेकिन ये ना हो। तो हम अपने इसी डॉक्यूमेंट के साथ, इसी स्पेसिफिकेशन के अंदर हम प्रोटोटाइप जो हमने उसको समझाए थे, दिखाए थे, जो यूजेबल हैं, कहीं पे इस्तेमाल हुए थे हमारी कन्वर्सेशन में, हम वो प्रोटोटाइप्स भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो प्रोटोटाइप्स हमें ही हेल्प करना शुरू करेंगे। अब हमारा डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, हमारे मॉडल्स बन चुके हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है, सब कुछ है। तो करना क्या है? वैलिडेशन, ठीक है, रिव्यू मैकेनिज्म दैट लुक फॉर। अब करना क्या है कि हमने सोचना है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इशू तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसने किस तरह से कुछ चीज़ें हमें बयान की जिसको हम देख लेते हैं। वी लुक फॉर द एरर्स इन द कंटेंट और इंटरप्रिटेशन। बाज़-औक़ात हम अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं, हमने टाइप किया डॉक्यूमेंट, लेकिन हमें ये समझ नहीं आई कि बाज़-औक़ात जब हमारे जूनियर्स कर रहे होते हैं, या मैं खुद जूनियर हूँ फ़र्ज़ करें और मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो मुमकिन है कोई ऐसा लफ्ज़, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर जाऊँ जो कि शायद आपको मिस इंटरप्रेट करवा दे, आपको गलतफहमी में ले जाए, कंफ्यूज कर दे। चलेगा गलतफहमी भी नहीं तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक जगह पर लिखा जी आर नंबर, और आर नंबर को मैंने कंसिडर करवाया रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन मैंने कहीं और पर ही उसी डिज़ाइन में, उसी रिक्वायरमेंट में, सॉरी, मैंने आर नंबर को यूज़ किया हॉस्टल रूम नंबर, तो डेफिनेटली जो मेरी चीज़ें हैं ये एरर है, एरोनस है, ये इनमें एरर आ गया है, और इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ गए कि भाई कहीं पर आप आर नंबर को रूम नंबर कह रहे हैं और कहीं पर आर नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर कह रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को भी देख रहे होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमें कन्फ्यूज़ करे या जिसके लिए हमें रुकना पड़े। आगे देखते हैं, एरियाज वेयर क्लैरिफिकेशन में बी रिक्वायर्ड। देखिए बाज़-औक़ात हम रिक्वायरमेंट को लिखते हैं तो क्योंकि हम इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, IT स्पेशलिस्ट, तो नॉर्मली हमारे लिए बहुत सी बातें या बहुत से जो वर्ड्स हैं ना वो बड़े कॉमन होते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये डॉक्यूमेंट अपने यूज़र के साथ उसको शेयर करते हैं ना कि इसको देख लीजिए, साइन कर लें, तो नोट कीजिएगा कि हम एक बात चीज़ें शायद मुझे आसान लग रही हैं और मेरा ही एक टीम मेंबर जिसने कि डिज़ाइन करना है मुमकिन है उसको आसान ना लगे, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। तो अब यूँ हो सकता है अगर मैं यूँ कहूँ कि मैंने वहाँ पर लिखा कि जी बच्चा अपना कोर्स रजिस्टर करेगा, राइट, तो मुमकिन है कि वो बंदा जो भी डेवलप कर रहा है उसके पास डोमेन नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, होती है लेकिन इतनी नहीं है, तो वो फ़ौरन कहता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा। तो मैं फ़ौरन आपसे कहूँगा बेटा इसको आप दोबारा लिखिए, आप इसको थोड़ा इलेबरेट कर दें, बढ़ा दें, इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दें और बताइए कि पहले वो बच्चा अपने कोर्सेज सिलेक्ट करेगा, उससे पहले वो फीस पे करेगा, चालान फॉर्म एंटर करेगा, ताकि जहाँ पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना, जो बाद में वो हमसे पूछेगा वो हम यहीं पे क्लियर कर लें। हमें खुद भी क्लियर हो जाते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स कि यार ये ऐसे ही है। अक्सर क्लाइंट टोक देता है कि नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, आप भी गलत समझ रहे हैं, ये यूँ नहीं है। तो लिहाजा बेहतर है कि हम उसको क्लैरिफाई करके ही आगे जाएं। फिर है जी मिसिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि वो कह रहा है कि वैलिडेशन में, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने मॉडल में, सब में देखना शुरू कर दें कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अब मैंने आपसे एक बात पूछी, मैंने कहा मैंने डॉक्यूमेंट तो देख लिया, मुझे एक हैरत है कि क्या कोई बच्चा कभी भी कोई कोर्स अगर उसने रजिस्टर किया है उसको ड्रॉप नहीं कर सकता, या उसकी जगह वो स्विच कर ले, कोई और ले ले, स्वैप कर ले। तो आपने कहा सर कर सकता है, मैंने कहा इसमें तो नहीं है। एंड देन यू लुक एट द एंड यू से दैट ओ दिस इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, सो सर मैं इसको ऐड करके लाती हूँ और आप उसको ले जाते, क्योंकि हमने मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं रहने देनी, बाद में जो पता चलेगा वो तो आता जाएगा, लेकिन अभी जो जो हमें लग रहा है कि मिस हो रहा है तो हमें ऐड करवाना है। फिर हम और क्या देखते हैं, इनकंसिस्टेंसीज, अ मेजर प्रॉब्लम व्हेन लार्ज प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स आर इंजीनियर्ड। याद रखें बेटा,
जो हम अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में और छोटी क्लासेस में, तो एक चीज़ है कि हमें छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिल रही हैं जो हम अकेले कर रहे हैं, या मैक्सिमम 2 या 3 बच्चे मिलकर उसको एक ग्रुप क्लास टास्क कर लेते हैं। जब आपके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें आपके पास कई इंजीनियर्स एक साथ काम, बल्कि सॉरी नॉट इंजीनियर्स, टीम्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीम्स ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं। सॉरी, मैं अब यूं कहता हूं कि जनाब एक टीम है जो कि हमारे सैलरी सिस्टम पर काम कर रही है IIUI के, एक और टीम है जो कि हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पे काम कर रही है, एक और है जो कि हमारे हॉस्टल मैनेजमेंट पे काम कर रही है, एक और है जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट पे। तो अगर आप गौर करें तो आपको खुद नजर आता है कि सर ये एक ह्यूज प्रोजेक्ट है। मैंने कहा बिल्कुल, ये कोई 10-12 लोगों का गेम नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी टीम्स इन्वॉल्व होंगी, कई सारी टीम्स इन्वॉल्व होंगी, हर टीम में 8-10 बंदे भी होंगे जो कि सब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, कहते हैं वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं। इनकन्सिस्टेंसी हम कहते हैं जो कि यूनिफॉर्म ना हो। सर इसकी मिसाल दीजिए। मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं उन लोगों ने नेम रखा है 10 कैरेक्टर 15 कैरेक्टर का, चले 15 कैरेक्टर का, राइट। लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम वाले हैं, एडमिशन वाले हैं, उन्होंने रखा है 25 कैरेक्टर का नेम, राइट। कि जब नेम एंटर करें तो कम से कम मैक्सिमम 25 कैरेक्टर तक वो चला जाए। अब मैं अपना ही नाम लिखवाता हूँ, मोहम्मद, इमरान, सईद, कुरैशी, वो तो आ गया, उनके पास स्टोर भी हो गया। लेकिन जब वो डेटा हम यहाँ पर रखना चाहेंगे इन लोगों के फॉर्म्स पे, इन लोगों के सिस्टम पे जो कि ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो कि दूसरी टीम ने किया है, तो वो यूनिफॉर्म ना होने की वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। मेरे नाम के सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स आएंगे जो 15 हैं, बाकी को हटा देगा, तो उसके पास स्टोरेज ही नहीं है, राइट। और या वो एरर देगा। तो लिहाजा नोट कीजिए कि हम जब बैठते हैं तो तमाम टीम्स भी आपस में कोलैबोरेशन करती हैं, ताउन करती हैं, मिलती हैं, बातें करती हैं और समझना चाहती हैं कि कौन क्या कर रहा है, ताकि यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा हो और इनकन्सिस्टेंसी कम से कम होती चली जाए। बाज़ औक़ात हमारे पास होता है कॉन्फ्लिक्टिंग और अनरियलिस्टिक और अनअचीवेबल रिक्वायरमेंट। बाज़ औक़ात यूज़र खुद हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट बताता है जो कि शायद हम कर ही नहीं सकते। मतलब इसमें वैसे तो मैं इसको एक मजाक की सेंस में भी कभी कभी क्लास में डिस्कस करता हूँ कि जब शुरू में मोटरवे बनी और हम लोग उधर गए तो जो सिस्टम्स थे हमारे पास, डेफिनेटली वो आम सिस्टम थे जो कि सिर्फ हमारी इंटरचेंजेस पे जो हमारा स्टाफ बाहर बैठता था, तो दे यूज टू स्वैप, वो लोग कार्ड को वहाँ से उसमें से गुजारते थे, कार्ड रीडर में से डेटा आ जाता था कि कहाँ से गाड़ी चली, बस चली, ट्रक चला, और जहाँ से ये एग्जिट हो रहा है तो यहाँ पे इसके कितने पैसे बने। दैट वाज एनफ। हमारे पास और इन्फॉर्मेशन होती थी, कितना टाइम लगा, सब कुछ इन कब हुआ, आउट, लेकिन उसका कोई ताल्लुक यूज़र के साथ नहीं था। और फिर वो ट्रक्स वाले एक दिन मुझे कहीं वो हंस रहे थे जो बैठे हुए थे स्टाफ, बात तो वैसे ही बाहर में क्या हो गया, तो मज़ेदार बात उन्होंने सुनाई कि सर वो अभी ट्रक्स वाले जब भी आते हैं तो हमसे ये पूछते हैं कि मेरी स्पीड ठीक थी, यानी दे वर अफ्रेड ऑफ दैट कि यार कहीं पे कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि कंप्यूटर उन दिनों एक जिन होता था, यानी आज से 26-27 साल पहले लोगों के लिए कंप्यूटर एक जिन था कि पता नहीं क्या करता है। तो दे यूज टू आस्क देम कि मैं जो आया हूँ जी मैं ठीक आया हूँ, मेरी स्पीड तो ज़्यादा नहीं थी। तो दे यूज टू टेल देम, मेरी वो उनको बताते थे जो हमारे ऑपरेटर्स होते थे, शरारत में कोई तंग नहीं करते थे कि जनाब नहीं, इस दफ़ा तुम थोड़ा तेज़ आए हो कुछ जगहों पे, आइंदा ना करना। तो मैं मजाक बता रहा होता हूँ कि देखिए ये अनरियलिस्टिक था। वी डिड नॉट हैव एनी कनेक्टेड कैमराज ऑन द मोटरवे, द स्पीड डिटेक्टर, स्पीड मीटर्स हमारे पास नहीं थे कोई भी। तो ये नहीं, अब उधर जो था पेट्रोलिंग थी, पुलिस बैठती थी कहीं छुपा के कैमराज लगा के, और वो अगर उसके रेडार पे आ गए आप तो आप पकड़े गए। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं। जो हमारे पास एक लॉजिक थी कंप्यूटर साइंटिस्ट वाली, वो ये ज़रूर होती थी कि अगर कोई कार इस्लामाबाद से निकली है और कल्लर कहार पे वो इतने बजे निकल गई, तो वी यूज टू से दैट नहीं यार ये तेज़ थी, ये 120 से ऊपर आया, वरना इतने मिनट में ये इस्लामाबाद से कल्लर का, मतलब ये एक लॉजिक है जो हम कंप्यूटर साइंस वाले या कोई भी आम आदमी यूज़ कर सकता। लेकिन ये कहीं पे लिखी हुई या हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं थी कि हमारा एक रेड लाइट जल जाए या कुछ भी हो जाए। तो लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो अनरियलिस्टिक सी हो अगर मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स दे दी जाए कि मैं वो जो कर नहीं सक रहा, ठीक है। तो ये एक कहानी है, एक छोटा सा लेकिन मजाक के लिए मैं सुनाता हूँ क्लास को, कि उन लोगों का खौफ ये था कि शायद हमारे सिस्टम में हर वो चीज़ है कि फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड टिल दे रीच, हमारे पास उनकी हर इंफॉर्मेशन है। हमारे पास कुछ नहीं होता था उस ज़माने में, शायद अभी तो मैंने कुछ चीज़ें चेक की तो हालात और बुरे हैं, जो हमें कार्ड मिल रहा है
उसके ऊपर प्रिंट ही नहीं हुआ, मतलब मैं उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है शायद उस पर तो होता है, लेकिन ऑलमोस्ट कभी ऐसा भी होता है कि आपके वो जनरेटर्स नहीं चल रहे तो आप वहाँ जाकर रसीदें चल रही होती हैं, जो कि मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड है कि आफ्टर 27 ईयर्स ये सिस्टम बेहतर होना था, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा हो चुका है कि डेटा एंट्री वाले भी वो डेटा एंटर नहीं कर रहे। तो एनी हाउ हम कहीं और चले जाएंगे, तो लिहाजा कॉन्फ्लिक्टिंग या अनरियलिस्टिक अगर वो रिक्वायरमेंट हमें बोल दे कि ये करना है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, ये कम अज कम चले मैं वर्ल्ड पास में कहूँ शायद मेरे पास पॉसिबल नहीं है, कोई और सॉफ्टवेयर हाउस कोई हाई टेक वो है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कर रहा है, शायद वो कर लेगा, लेकिन मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं होगा। तो फिर मुझे वैलिडेट करना है कि मेरी इन रिक्वायरमेंट्स में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं आ गई जो या तो डूएबल ही नहीं है, मतलब वो अभी तक हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। आगे है रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये भी हम देखेंगे कि उन रिक्वायरमेंट्स को हम रखते हैं, उन सबको हम मैनेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, कितने लोग किस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, कौन सा पीस किसको दिया जाएगा या मॉड्यूल किसको दिया, तो ये उन्हीं रिक्वायरमेंट को मैनेज किया जाता है, उसी के थ्रू रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, तो लिहाजा ये भी इसका एक स्टेप है। अब ज़रा हम बात करते हैं इंसेप्शन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन अब इसको हम सिर्फ देखते जाते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। मैंने कहा था आपको ढूंढना होगा ये सॉफ्टवेयर को कौन कोई यूज़ करने जा रहा है, किस किस से बात करनी पड़ेगी, किस किस से पूछना पड़ेगा कि उसको इस सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, ताकि बाद में कोई भी स्टेक होल्डर ये ना कह सके मैं तो यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तब देखिए उसे कितना मजे का लिखा है, हु एल्स, जिनसे बात कर ली इनके अलावा डू यू थिंक आई शुड टॉक टू, मुझे और किससे बात करनी चाहिए यार। तो इंसेप्शन में एक लिस्ट बन जाती है कि ये तमाम यूजर्स हैं, इनसे जाके मिलना है, और ये बात हमें कौन बताता है, ये वही लोग हैं जो क्लाइंट साइड में हैं, जिन्होंने हमें कहा कि हमें सोल्यूशन चाहिए, और हमने इंसेप्शन यानी पहली चीज़ में उनसे यही पूछा कि हमें आप बता दीजिए कि हमें किस किस से पूछना होगा, हमें और किस किस से पूछना होगा, कौन कौन यूज़ करेगा। आगे देखिए रिकग्नाइज मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी देखिए हम बुनियादी शुरू हम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास हर यूजर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट्स लेने जा रहे हैं, उसका अपना एक अंदाज है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा। अब अगर आप मुझसे पूछें सॉरी, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो कोड रजिस्टर नहीं करना ना, तो मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुझे एक आसान ऐसी वो दे दीजिए, डैशबोर्ड मुझे ऐसा बना दें जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स के कोर्सेज को देख सकूँ, उनमें उनके मेट्स एंटर कर सकूँ, क्विज के मार्क्स एंटर कर सकूँ, टर्मिनल कर सकूँ, मैं ग्राफ बना के अपने रिजल्ट को देख सकूँ। तो देखिए मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो भी प्रोग्राम ऑफिसर से पूछेंगे वो ये नहीं कहेंगे हम रिजल्ट एंटर करना है, वो कहेंगे जी रिजल्ट हमें नज़र आ रहा हो, बस के टीचर ने कर दिया है एंटर, हम उसको वेरीफाई करने, हम उसको आगे फॉरवर्ड कर दें एग्जाम को, फिर वो कहेंगे ज्वाइनिंग का इस तरह हो कि हम ज्वाइनिंग्स को देख सकें और हम उसको रोक सकें। तो लिहाजा हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, आपने इंसेप्शन में ही अंदाज़ा लगाना, और ये स्टेक होल्डर जितने डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलते हैं। अब है वर्क टूवर्ड्स कोलैबोरेशन, जो हमने बात की थी, ये जो हम जब बातें करेंगे आगे तो क्या हम बात कर सकेंगे, अगला बंदा हमें जवाब ही नहीं दे रहा होगा, तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि हमारी ऐसी टीम, ऐसा एक मैकेनिज्म सेटअप हो जाए जिसके अंदर हम सब जब बात करें तो हम बहुत आसानी से बात को समझ भी सकें, हम अपनी बात पूछ भी सकें, जवाब भी आ सके, तो हमारे दिल चीज़ों को समझना आ सके। अब वो कहते हैं कुछ बुनियादी से सवाल क्या ये हम कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं जल्दी से, हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वन। अब देखिए ख्याल रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि यूज़र खुद मुझसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा हो, एक थर्ड पार्टी वाला होता है जो कह रहे जी आप ये सॉफ्टवेयर बनाएं, मैं इसको आगे यूजर्स को बेचूंगा, मार्केट में खुद करूंगा, मैं इसमें अपना मार्जिन। तो देखिए वो कौन है, कि क्या रिक्वेस्ट कौन कर रहा है हमसे, रियल जो बंदा यूजर है वो कर रहा है, थर्ड पार्टी है, ताकि हमें देखना है कि हम अपने थर्ड पार्टी से सवाल नहीं करेंगे, हम थर्ड पार्टी से ये पूछेंगे कि बताओ जो यूज करने वाला है उसका लेवल क्या है एजुकेशन का, वो अंग्रेजी समझता है, उर्दू समझता है, वो किस लेवल का पढ़। मैं आपसे मिसाल देता हूँ, अब बाइकिया जो है हमारे बहुत सारे नहीं है राइट, लेकिन ठीक है बाइकिया की जो ऐप है उसकी इतनी ही स्क्रीन हैं कि वो याद कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है और वो बाइकिया चला रहे हैं। तो लिहाजा हमें देखना है कि इस रिक्वेस्ट के पीछे है कौन। अगर तो थर्ड पार्टी है तो फिर हमें यूज़र ढूंढने होंगे। ज़रा सेकंड पॉइंट देखें, हु विल यूज़ द सोल्यूशन, तो फिर हम फिर उन स्टेक होल्डर्स पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या उसकी ज़रूरत है, वो क्या चाहता है। फिर व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल सोल्यूशन, अगर ये सिस्टम बन जाता है
तो इसका क्या फ़ायदा होगा जिसके लिए हम बना रहे हैं। बात का बहुत ख्याल रखिएगा। नॉर्मली जब हम पढ़ाते हैं तो हम एक अजीब सी बात करते हैं कि उसको क्या मुनाफा होगा। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली मुनाफा इज़ नॉट द कैश द मनी, राइट। मुनाफा कुछ और भी होता है, फ़ायदा कुछ और भी होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में या किसी अस्पताल में अगर आप एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम लगा देते हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो आपका टाइम बचता है, अगर हम इसको सोचें तो यही हमारा पैसा है, टाइम इज़ मनी। हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो इससे अहम कभी मैं सोचता हूँ, दैट इज़ यूज़र सेटिस्फेक्शन, कि जो मेरे पास क्लाइंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जो मेरे पास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं ना, तो जब ये लोग देखते हैं कि हर चीज़ ऑटोमेटेड है, हर चीज़ प्रॉपर हो रही है, तो इनफैक्ट उनकी सेटिस्फेक्शन की वजह से मेरे पास 10 गुना और क्लाइंट्स आते हैं और मरीज़ आते हैं और कोई मेरे कस्टमर्स आते हैं। अगर मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का कोई वो चला रहा हूँ तो लोग आएंगे मेरे पास। तो ये देख लीजिए, इकोनॉमिक बेनिफिट को हमेशा हम पैसों में मैयर करते हैं। इनफैक्ट पैसा भी है, लेकिन जो यूज़र सेटिस्फेक्शन है उसका हमेशा ख्याल रखा करें कि वो चीज़ आपके अल्टीमेटली पैसों को ही बढ़ाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अगर आपका क्लाइंट मुतमईन है तो वो कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ, यानी जो आगे फैलाता रहेगा, बोलता रहेगा ये चीज़ मैंने यहाँ से ली, ये बड़ी अच्छी जगह है, इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, इनका कॉलेज बड़ा अच्छा है, इनका हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, वटेवर, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर लोग आएंगे। आगे देखिए, इज़ देयर अनदर सोर्स फॉर द सोल्यूशन दैट यू नीड। अब देखिए, हमें ये भी सोचना है, अब मैंने आपसे कहा ना कि हमें हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, हर स्टेक होल्डर, तो हमें अब ये भी करना है कि कोई और सोर्स रह तो नहीं गया कि मुमकिन है हमें उससे भी बात करनी हो, हमें उसको, या कभी कभी हम उसको भी सोर्स कहते हैं कि हमें वो कहता है वो जी फलां बंदे का सॉफ्टवेयर है ना फलां यूनिवर्सिटी का, ज़रा उसको भी देख लीजिएगा। तो नॉर्मली मैं उसको भी सोर्स कह रहा हूँ कि हाँ वो सोर्स है, क्योंकि मुझे उससे रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा होने वाला है। या वो कर जी फलां बंदा है ना, उसके पास बड़ी नॉलेज है, उसको पता है, हम उस बंदे को जाके पूछते हैं जी कि ठीक है आप यूज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास इसकी डोमेन नॉलेज है इसकी कि क्या ये कैसे काम करता है, तो हमें थोड़ा सा आप गाइड कर दें। तो लिहाजा हमें फिर भी यही इंतज़ार रहता है कि कोई बंदा रह ना जाए जिससे हमने सवाल करना है। अब इंसेप्शन तो हो गई, लिस्ट बन गई स्टेक होल्डर्स की, क्या करना है पता थोड़ा सा चल गया, रिक्वायरमेंट्स नहीं है किसको क्या चाहिए। तो अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर है एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट, एलिसिटेशन। ये क्या चीज़ होता है? मीटिंग्स आर कंडक्टेड, वही मैंने कहा कि हम पहले लिस्ट बना लेते हैं फिर उनसे मीटिंग सेट करते हैं। हम मीटिंग्स करते हैं, अटेंड करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी और कस्टमर्स भी, दोनों टीम्स बैठ जाती हैं। अगर आप एक ही शहर में हैं, अगर आप अब जिस तरह ये कोविड के बाद एक वो बना है ऑनलाइन का, ये भी बहुत अच्छा है कि आप कम रिसोर्सेज में और एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ये था, जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल था। वर्क फ्रॉम होम भी था कि अगर कोई हालात ख़राब हो जाए तो नॉर्मली लोग अपने घरों से लॉगिन होकर काम करते थे, लेकिन उसका ये वाला लेवल नहीं था जितना अब हो गया है कि अब हम ऑफिस से बाहर आ चुके हैं, हम अपने अपनी जगहों पे बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन काम होता था बाहर भी, अगर बर्फ़ का तूफ़ान है तो दे यूज़ टू से कि जी आज ऑफ है, लेकिन अपने घरों से आप लॉगिन हो जाएं और अपने तमाम काम कीजिए। तो ये काम उस वक्त भी था। लेकिन अभी जो है, अगर मैंने अपने क्लाइंट से बात करनी है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम स्काइप कर रहे होते हैं, हम जूम मीटिंग्स कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी तरीके से मीटिंग्स हो, कनेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, ताकि हम यूज़र से पूछ सकें कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ हम अपनी मीटिंग्स के लिए तैयारी करते हैं। तो क्या होता है उसमें, रूल्स फॉर प्रेपरेशन एंड पार्टिसिपेशन फॉर आर इस्टेब्लिश्ड। हम ये देखते हैं कि कौन से वक्त पे, अगर मैं कहता हूँ फाइनेंस का हमने मीटिंग करनी है, तो हमारे पास एक तरीका होना चाहिए कि फाइनेंस के लोग के लिए हम रूल्स प्रिपेयर करें कि ये लोग आएंगे, हमारी तरफ से भी डोमेन नॉलेज वाला जिसको कि फाइनेंस का पता है एक वो जाएगा, 2 हमारे डेवलपर्स जाएंगे और रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे। सो आप नोट कीजिए, कुछ रूल्स हम बना लेते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, ये हमारी अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर होता है, हमें पता होता है कि हमने क्या करना है, तो लिहाजा हम उनको भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर एन एजेंडा इस, जैसे मैंने अभी बोला कि जी आज जो हम बात करेंगे ना सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर करेंगे, आज जो हम बात करेंगे ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट के ऊपर करेंगे, आज जो हम बात करेंगे फ़ी पे करेंगे। तो नोट कीजिए हो क्या रहा है कि हमें एजेंडा ज़रूर, सर ये एजेंडा क्यों चाहिए, इसलिए कि अगर एजेंडा ना हो, नॉर्मली मैंने बहुत मीटिंग्स में ये देखा है
कि हम ना एजेंडा होते हुए भी, यानी होता है कि आज हम किस मौजू पे बात करेंगे, हम कोई और बातें करके उठाते हैं और हमारा वो एजेंडा पूरा नहीं होता जिसको हमने सॉल्व करके उठना था। तो लिहाजा ये बहुत अहम है कि एजेंडा सजेस्ट कर लें कि जो हम परसों हम मुलाकात करेंगे स्काइप पे या मिलकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स के बारे में होगी, रजिस्ट्रेशन के। तो लिहाजा आप वही बंदे भेजिए जो कोर्स के मुतालिक हैं, और हमारे बंदे भी जो डोमेन नॉलेज वाले हैं और हमारे डेवलपर्स हैं ये वहाँ पे, या एनालिस्ट हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। अब आगे देखिए, अ फैसिलिटेटर कैन बी ए कस्टमर, यानी उनकी साइड पे भी हो सकता है, और डेवलपर हमारे भी बंदों में से हो सकता है, और एन आउटसाइडर। एक रिवाज थोड़ा सा बन रहा है कि इफ़ यू डोंट हैव दैट मच स्पेस, तो आपके पास अब सर्विसेज वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास हॉल भी है, उस हॉल के अंदर मल्टीमीडियाज लगे हुए हैं, माइक्स लगे हुए हैं, तो अगर आपने कोई मीटिंग करनी है तो हमसे हायर कर लें, हमारे ही बंदे आपको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, सहूलत देंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, एक फैसिलिटेटर भी चाहिए हु कंट्रोल्स द मीटिंग। एक तो हमें जगह मिल गई, सॉरी मैं इसको और क्लियर कर दूं, जगह भी हो गई, लेकिन ज़्यादा अहम ये कि हमें एक बंदा चाहिए जो कि हमारी बात को मॉडरेट कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। सर मतलब मैंने कहा हम 8-10 लोग बैठ गए, अब एक बंदा ही बोले चला जा रहा है, तो फिर हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट जो आपने बताई है बस इतनी काफ़ी है, अब इनको मौका दीजिए। अब इनको आपने देखा है कि जब भी कभी एंकर्स कोई ड्रामा या कोई जो आपका टॉक शोज होते हैं, तो वो एंकर कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल, अब आप बोलिए, नहीं अब आप बोलिए। तो इनफैक्ट ये भी फैसिलिटेटर है जो कि कोशिश करता है कि हम एजेंडा से भी ना हटें और हर यूज़र, हर बंदे को मौका मिले कि वो अपनी बात कर सके, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सके। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो बहुत टॉकेटिव है वो तो बोलता रहेगा, और शायद फिर बाकी लोगों की रिक्वायरमेंट्स हम तक नहीं पहुंचेंगे। आगे चलते हैं, डेफिनेशन मैकेनिज्म, ये दोनों के साथ इनको चलाइएगा कि थर्ड पार्टी और क्या करती है। एक तीसरा बंदा भी हो सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि हमें अपना फैसिलिटेटर भी कहे कि भाई हमारा ही बंदा बैठा हुआ है और ये आपकी, क्योंकि जानता है इसकी ट्रेनिंग है कि कैसे रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। और वो और क्या हमें चाहिए, अ डेफिनेशन मैकेनिज्म। मुमकिन है मैं जब जाऊं तो मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन ले जाऊं, मैं यूज़र से कहूँ जी ये चीज़ें हैं, ये सवालात हैं, ज़रा इनको देखिए, जवाब दीजिए। क्या पता यूज़र कोई अपनी वर्कशीट्स लेकर आया हुआ हो, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स हों जिनके ऊपर कि हम एक दूसरे से बात कर सकें। तो हमें एक डेफिनेशन मैकेनिज्म चाहिए कि भाई हम किस चीज़ को देखेंगे, किसको हम हेल्प के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें, अपनी बात समझा सकें, सवालात कर सकें। लिहाजा वो भी चाहिए। तो सर इस सब काम का, रिक्वायरमेंट्स को निकलवाने का, एलिसिट करने का गोल क्या था? देखिए, नंबर 1, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? प्रपोज एलिमेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। हमें क्या क्या चाहिए, हमें सैलरी भी चाहिए, हमें एग्जाम भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट बना दें, नहीं ट्रांसपोर्ट भी रहने दें हमें नहीं। तो देखिए नोट कीजिए, हमें अपनी जो प्रपोज्ड एलिमेंट्स है ना, हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि हम क्या क्या करना सॉरी हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। फिर निगोशिएट डिफरेंट अप्रोचेस। जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, हमने पहले भी एक बात कही थी कि नेचर ऑफ सोल्यूशन को भी देखिएगा। वेबसाइट बन रही है, आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन बन रही है, और फिर डेवलपमेंट की अप्रोचेस भी अलग अलग होती हैं जो हमने पढ़ी है कि हम कौन सी अप्रोच यूज़ करें। लेकिन क्लाइंट के साथ नॉर्मली जो हम लोगों का होता है उसको नहीं पता कि हम स्क्रम यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सपी यूज़ कर रहे हैं, हम एडीएस हमें उसको नहीं मालूम है। उसको सिर्फ थोड़ा सा इतना सा ज़रूर पता है कि यार ये मेरी चीज़ बन रही है। तो फिर हम उससे पूछ रहे होते हैं कि वेबसाइट चाहिए, और या आपको मोबाइल ऐप चाहिए, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए। तो लिहाजा हम अप्रोचेस पे गौर करते हैं। अब आप देखिए, स्पेसिफाई प्रिलिमिनरी सेट ऑफ सोल्यूशन रिक्वायरमेंट, कि हम ये देख लेते हैं कि यार अभी क्योंकि हमने डिज़ाइन तो किया ही नहीं, अभी हम व्हाट पे बैठे हुए हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। अभी हम यहाँ पर नहीं गए कि हाउ वो डिज़ाइन होता है। तो अब हम बैठकर इन सोल्यूशंस को, जो रिक्वायरमेंट है ना, इनके सोल्यूशंस को सोचना शुरू करें। ये यूँ हो जाएगा, ये भी कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा, और जब ये सब मिलेंगे तो पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो इनफैक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग का और इसके एनालिसिस का पर्पस भी यही होता है कि हमें रिक्वायरमेंट समझ में आए। अमूमन हम ये समझ रहे होते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मॉडल्स बन रहे हैं, ये मॉडल्स बिल्कुल इसलिए नहीं बन रहे कि आप इसके अंदर पूरा सोल्यूशन बना दें। हाँ, जितना समझ में आ रहा है बस वो हम बेसिक यूज केसेस बना लेते हैं, बेसिक क्लास डायग्राम्स बना लेते हैं, कोई सीक्वेंस डायग्राम डाल देते हैं, कुछ भी। लेकिन हम अभी डिज़ाइन पे नहीं गए, हाउ पे नहीं गए, अभी हम व्हाट पे बैठे हुए हैं, राइट। तो अब आगे देखिए, ये कुछ भी नहीं है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसको ज़रा देख लीजिए। मीटिंग्स करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स जमा करते, ज़रा देखिए उसने इसी का एक फ्लो चार्ट बना दिया कि एलिसिट रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है।
हल्का सा उसने इसको चेंज किया, लेकिन पढ़कर देखिए, कंडक्ट फास्ट मीटिंग्स, जल्दी जल्दी मीटिंग्स रखें ताकि रिक्वायरमेंट जमा होती जाए, डिलेज भी ना लाए। नॉर्मली इसको हम समझाते हैं पढ़ाते हुए कि अगर आपकी 2 मीटिंग्स के बीच में रिक्वायरमेंट के वक्त, अदरवाइज जब काम शुरू हो जाए तो फिर शायद हमें कभी हफ्तों भी नहीं मिलना होता, लेकिन अगर आपकी 2 मीटिंग्स के बीच में शुरू में रिक्वायरमेंट्स में डिले आ जाए तो आप आधी बातें आप भूल चुके होते हैं और आधी यूजर भूल चुका होता है, राइट। ऑल्दो वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, लेकिन उनको रिफ्रेश करने में ही आपको आधी मीटिंग लग जाती है। तो उसने लफ्ज यहाँ पे लिखा है फास्ट मीटिंग्स, ठीक है। फिर देखिए, मेक लिस्ट ऑफ, आपने अभी ये देखा था कि हम जब रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं तो हम एक एनालिसिस मॉडल भी बनाते हैं, उसके अंदर डेटा भी होता है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी होती है, बिहेवियर भी। तो नोट कीजिए क्या कह रहे हैं, मेक लिस्ट ऑफ फंक्शंस, क्लासेस, यहाँ पर और भी बहुत कुछ हो सकता था, डिफरेंट स्टेट्स। तो देखिए उसने फिर क्या कहा, पहले मीटिंग्स करें, मीटिंग में जब बातचीत हो तो आपने लिस्ट ऑफ फंक्शंस बनाने हैं, हमने यूज केसेस भी तो आगे बनाने हैं ना, तो हमने वो रख लिया। फिर हमने कोई डेटा को दिखाना है, हम क्लास डायग्राम बनाएंगे, तो उसने वो भी बता दिया। जब ये हुआ तो इसके साथ अब हमने क्या करना है, मेक लिस्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। सॉरी, मैंने हमेशा हमने आपको बताया कि जब भी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो रिस्क्स होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जिसके लिए हम कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं कि अगर यूं नहीं यूं हो गया तो फिर हम इसकी जगह ये कर लेंगे, ऑल्टरनेटिव्स हम रखते हैं। तो देखिए इसने क्या किया, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, फंक्शनैलिटी भी समझ में आ रही है, डेटा भी समझ में आ रहा है, बिहेवियर भी आ रहा है, और उसको करने के लिए क्या कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो भी आ रहा है। यहाँ पर इसने लिखा नहीं, एक्सेट्रा लिखा है, अदरवाइज मैं अगर हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड मेक द कंटिजेंसी प्लान। अभी क्योंकि प्लानिंग तो होनी है ना, तो हम उनकी थोड़ा सा अंदाजा ले लें कि ये कॉन्स्टेंट्स आने वाले हैं, और आगे जब प्लान करो तो इनका प्लान बी जरूर बना लेना। फिर आगे चलते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे कंडीशन आ गई। वो क्या कह रहा है कि अब आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है। कि अगर मेरे पास 5, 6, 7 पीसेज हैं, मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, तो मैं किसको पहले करूंगा, राइट। तो देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा क्या आप फॉर्मल करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं, QFD की भी करेंगे, लेकिन पहले जरा यहाँ आए कि नहीं यार फॉर्मल नहीं करना है, हमें एक्सपीरियंस है कि जब ऐसी एप्लीकेशंस बनती हैं तो पहले क्या चीज़ बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, इनफॉर्मली प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट्स, यानी फॉर्मल नहीं होगा कोई। मैं बता देता हूँ, चले इसको भी, जो QFD है इसके अंदर हम अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फिर उनको हम वैल्यू असाइन करवाते हैं कि बताइए कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, कौन सी कम अहम। तो जो बुनियादी है, बेसिक, उसको लाते हैं, फिर जो अहम है उसको लाते हैं, फिर जो कम अहम है उसको लाते हैं। तो लिहाजा जो अब आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर हम आइटरेशंस में बना रहे हैं, हम पहले वो चीज़ बनाएंगे जो कि रिस्की है, ताकि पता हो कि इसका रिस्क एलिमेंट हमने ख़त्म किया, अब हम इसके ऊपर एड्स ऑन को या डिफरेंट फंक्शनैलिटी को ऐड करते जाएंगे। तो ये जो लिखा है यूज़ QFD, अगर फॉर्मल करना है इसके लिए टूल्स होते हैं, हम उसके अंदर हर रिक्वायरमेंट को डाल के और उसको असाइन करके उसको वैल्यूज़ असाइन करते हैं कि ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, कि मतलब ये अहम है, ये कम अहम है। लेकिन मकसद क्या है, कुछ भी नहीं, जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई थी उनको हमने अहमियत देनी है, प्रायोरिटाइज करना है, उनकी लिस्ट बनानी है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो देखिए जब ये सब हो गया, रिक्वायरमेंट्स आ गई, तो उसने कहा अब जो तुमने सब ये अपने पास रिक्वायरमेंट्स रखी थी फंक्शनैलिटीज़ की, तो उनके ज़रा यूज़ केसेस बनाओ। तो हमने बात की है कि यूज़ केस जब नॉर्मल बोलते हैं तो यूज़ केस डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन क्योंकि अब हम इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हम यूज़ केस डायग्राम को भी गलती से यूज़ केस ही कह देते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, वो कह रहे हैं यूज़ केसेस बनाओ, और उसने यहाँ पर क्या किया, इसका एक अलग छोटा फ्लो चार्ट बनाया, उसने उसको स्टार्ट लिया। उसने कहा सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, बल्कि डिफाइन या आइडेंटिफाई ढूंढो कि कौन कौन से एक्टर्स हैं, यानी एक एक्टर हमारा स्टूडेंट है, एक प्रोग्राम ऑफिसर है, एक टीचर है, उस एक ज्वाइनिंग में और एक फी क्लर्क भी है, 4-5 लोग इन्वॉल्व हैं जो एक एक्टिविटी को, एक फंक्शनैलिटी को इन्वॉल्व हैं। तो जो एक उस फंक्शनैलिटी में इन्वॉल्व है उनको ढूंढें। फिर क्या करें, उनके सिनेरियोज लिखे। आपके पास एक टेम्पलेट होती है, इस नीचे बल्कि लिखा हुआ है कंप्लीट द टेम्पलेट। आप लिखते हैं कि पहले क्या हो, वो लॉगिन हुआ हो, फिर क्या हो कि वो उस पर ये वाली इन्फॉर्मेशन डाले, ये सब कुछ करे, चालान फॉर्म डाले, और जब वो बटन दबाए तो फिर होना क्या चाहिए कि उसकी ज्वाइनिंग जमा हो जाए, वेरिफिकेशन के लिए चली जाए। तो देखिए ये जो राइट साइड है, ये सारी हम लोग यूज़ केस बना रहे हैं, और इसके पैरेलल क्या हो रहा है ज़रा यहाँ देखिए, ड्रॉ यूज़ केस डायग्राम्स। ये डिस्क्रिप्टिव है, ये वो टेबुलर फॉर्म बनेगा, और ये क्या है, ये इनफैक्ट वो डायग्राम है जिसके अंदर
आपको देखने से ही नज़र आ जाता है कि यूज़र कैन लॉग इन, यूज़र कैन यूज़ द डैशबोर्ड, यूज़र inserts the data, user submits the data, user verifies his data, user drops the course, whatever जो भी वो काम कर रहा है, तो हम उस यूज़ केस के अंदर यहाँ पर तो लिख रहे हैं कि जनाब उसकी प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन जो हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो ये हमने लिखा और ये हमने बनाया, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये जो हमने यहाँ पे बातें की, कुछ ये बातें और कुछ इसमें बढ़ा के रिस्क वगैरह को उसने एक चार्ट बना दिया कि हमें याद रहे कि जब आपने रिक्वायरमेंट्स निकालनी है तो आपको सारे काम करने होंगे। इसके बाद देखिए जो हमने एक बात की थी QFD की, इसको हल्का सा बस एक नज़र डाल लें। है ये कुछ नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी है। असल में QFD है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी फंक्शनैलिटी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कौन सी फंक्शनैलिटी ऊपर है, इसको पहले कीजिए, फिर दूसरे। देखिए ये कर क्या रहा है, determines the value of each function required of the system। जब सिस्टम बना रहे हैं, इसमें अगर मैं मिसाल देता हूँ 8 रिक्वायरमेंट्स आपकी बेसिक बड़ी हैं, तो वो कह रहा है कि आप उनको वैल्यू दें, उनको वजन दे दें, वेट दे दें। उसमें क्या कहे, एज परसीव बाय द कस्टमर। कस्टमर कहता है पहले ये अहम है जी सबसे, फिर ये है। और बाज़ वक़्त मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये बुकिश बात गलत भी हो जाती है। कस्टमर को अपने सोल्यूशन का इतना पता नहीं होता। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जो बड़े लोग हैं जिन लोगों ने इस चीज़ पे बहुत सालों काम किया है, तो वो उसे गाइड कर रहे होता है कि देखिए नहीं, ये फंक्शनैलिटी अगर हम पहले बनाएंगे तो रिस्क का एलिमेंट रहेगा, हम क्यों ना दूसरी वाली को इसको। तो अमूमन यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारा यूज़र उस तरह से इक्विप नहीं है कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ, तो फिर हम उसको भी गाइड करते हैं। और अगर वो है तो जिस तरह वो परसीव कर रहा है जी पहले ये बना लें, फिर ये बना लें, फिर ये, तो हम उसके साथ उसको वेट देते जाते हैं, वजन देते जाते हैं। अब फंक्शनल डिप्लॉयमेंट के साथ साथ है इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट। हमने बात कही थी कि हमें ये भी देखना है कि डेटा क्या क्या रखना है साथ साथ उसके। तो देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। अब ज़रा याद कीजिएगा कि हमने क्लास में एक बात कही थी कि हमारे पास जो भी डेटा आइटम जो उनके मेंबर फंक्शंस होते हैं उसको हम क्लास कहते हैं। तो याद आ रहा है कि हाँ जी ये तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब है ये कुछ भी हो रहा है, इनफैक्ट ये एक फॉर्मल मैनर से हो रहा है, बनना इसने भी थोड़ी देर के बाद इस वाले ने आपके क्लास डायग्राम बन जाना है। अभी यहाँ पर आपके पास कहीं पर इधर ऊपर यूज़ केस बन जाना है, लेकिन हो क्या रहा है, फॉर्मली हो रहा है। यूज़र हम कुछ को वैल्यूज़ देते हैं, फिर उन्हें कैलकुलेट करके बता देता है कि भाई जो टूल है कि हाँ जी ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए टास्क डिप्लॉयमेंट। अब एक और चीज़ देखिएगा, जब सिस्टम चलता है तो मैंने कहा था कि वो डिफरेंट स्टेट्स में जाता है। अभी आपका सिस्टम क्या कर रहा है सर, अभी ये डाउनलोड कर रहा है, अभी क्या कर रहा है सर, ये प्ले कर रहा है, अभी क्या कर रहा है सर, ये प्रिंट पे गया हुआ प्रिंट कर रहा है। तो देखिए हम इसमें क्या देखते हैं, एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। वो बिहेव कैसे करता है, ताकि हम उसकी भी एक डायग्राम, उसे हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं, तो वो भी उस मॉडल में आ जाती है कि सिस्टम क्या क्या स्टेट्स लेगा, किस किस हालत में जाएगा। उसमें फेलियर स्टेट भी है, उसमें आइडल स्टेट भी। हम बाद में खैर इसकी बात कर लेते हैं। आगे चलिए, वैल्यू एनालिसिस, इनकी बेसिस के ऊपर डिटरमिन्स द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट। रिलेटिव मीन अगर मेरे पास 5 या 6 हैं तो उन 5 या 6 रिक्वायरमेंट्स में से, फंक्शनैलिटीज़ में से कौन सी वाली रिक्वायरमेंट पहले नंबर पर है, फिर कौन सी दूसरे पर है। तो लिहाजा ये QFD जो है, ये आप इसको तफसील से पढ़ भी सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी अवेलेबल है। वो आपको बताता है कि ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, यूज़र ने कहा कि ये ज़्यादा अहम है, ये उसके बाद है, वो हमने उसको असाइन किया और फिर हमने कहा कि जनाब फॉर्मली हमें डेटा ये चाहिए होगा, फंक्शन ये होंगे, बिहेवियर ये होगा, और हम उसकी बेसिस पे फॉर्मली उसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, QFD अमूमन हमारे पास जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो हमें खुद ही गाइड कर रहे होते हैं, हमारे यूज़र को, सॉरी, कि भाई ये पहले होना चाहिए, ये उस पर, हमारी टीमों को भी। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें चलती हैं। अब ज़रा देखिए एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट, ये बहुत अहम है। वर्क प्रोडक्ट कहते हैं किसको है, ये हमने ISC में पढ़ा था कि जिस भी आप कोई एक्शन करें, कोई एक्टिविटी करें, इवन कोई टास्क करें, तो उस टास्क के बाद जो आउटपुट निकलता है ना, आपने कोई मॉडल बनाया तो वो जो डायग्राम बनकर आपने मुझे दी ना, तो वो उस एक छोटे सी टास्क का वर्क प्रोडक्ट है, आउटपुट है। तो लिहाजा जो हमने एलिसिटेशन का पूरा काम किया, हम मिलते रहे, जाके यूज़र से रिक्वायरमेंट्स लेते रहे, तो उसके कुछ वर्क प्रोडक्ट्स होंगे।
उसकी कोई आउटपुट होगी, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई मॉडल्स होंगे, कोई रिपोर्ट्स होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। तो देखिए उसने इन प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट डाउन किया है, बहुत सारी और बहुत सारी और भी होंगी, लेकिन उसने एक हिंट दे दिया है कि भाई कुछ इस तरह से तुम्हारे पास ये चीज़ें टेंजिबल या प्रिंटेड या इस तरह या तुम्हारे सिस्टम में होनी चाहिए कि जब तुमने काम कर लिया तो मैं आपसे पूछूं क्या किया, तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर ये एक डॉक्यूमेंट है फला है, नहीं, मुझे आप तफसील बताएं क्या क्या चीज़ें बनी इसमें। तो देखिए क्या कह रहे हैं, नंबर 1 अ स्टेटमेंट ऑफ नीड एंड फिजिबिलिटी। ये बहुत अहम है कि यूज़र जो मांग रहा है अगर हम बनाएं उसके लिए भी फीसिबल है और मेरे लिए भी है या नहीं। अब याद आया कि हमने निगोशिएशन में एक बात की थी कि विन विन सिचुएशन की, तो अब पता चला कि एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें कि वो भी अपना इवेल्युएट कर चुका होगा कि हाँ जी मुझे फीसिबल है, और हम भी कर चुके होंगे कि हमें ये बनाने में आसानी है और हम ये बना सकते हैं। फिर देखिए अ बाउंडेड स्टेटमेंट ऑफ स्कोप फॉर द सिस्टम और प्रोडक्ट। एक बात याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर रोज़ नई से नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, टूल्स आ रहे हैं। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर को बनाना आज शुरू करता हूँ ना, तो शायद 6 महीने के बाद कोई और ऐसे टूल्स हों जो उसमें और भी अगर ऐड कर दूँ तो वो बहुत शानदार हो जाए। लेकिन ये होता नहीं है। जब हम एक मुआहिदा कर रहे होते हैं, एक डील फाइनल कर रहे होते हैं, तो मेरे पास अपने काम की एक बाउंडेड स्टेटमेंट, एक दायरा होना चाहिए कि जी मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, लेकिन वो बाउंडेड हो, बाउंड्री लगी हुई हो। सर ये बाउंड्री क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा देखिए 6 महीने बाद नई 6 चीज़ें और आ जाएंगी और यूज़र का स्ट्रेस आएगा, ये भी इसमें ऐड करें। तो जब हम लोगों ने चीज़ को लीगल वो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो हम अपनी स्टेटमेंट्स को बाउंड कर देते हैं कि आप यही चाहते हैं। जब वो कहते हैं हाँ ही चाहते हैं, हम उसको लिख देते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा और ये करूँगा। तो देखिए ये जो मेरे स्कोप को रोकता है, रोकना चाहिए, वरना तो मेरा सॉफ्टवेयर पूरी ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर ही, जो नई चीज़ आएगी वो आ जाएगा जी ये भी इसमें ऐड कर दें। तो ऐसा नहीं होता। हम अपने सिस्टम या प्रोडक्ट का एक स्कोप डिफाइन करते हैं, इतने लाख रुपए देंगे जी इसमें ये चीज़, अब आप ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, अपने 7th सेमेस्टर में जो आप लोग अपने प्रपोजल जमा कराते हैं FYP के, तो आप उस वक्त बड़े जज्बाती होते हैं, खुदा के लिए किसी तरह से इसको अप्रूव करते हैं आप, तो उस वक्त आप लोग अपने स्कोप को बाउंड करना, उस पर बाउंड्री लगाना भूल जाते हैं। जो कह रहे हैं ये भी कर लें, यस सर कर लूँगा, ये भी कर लें, यस सर कर लूँगा, ये भी आप नहीं सोच रहे होते उस वक्त के इनफैक्ट जो आप लिखते जा रहे हैं ना, ये आपकी उस स्पेसिफिकेशन, उस जो आपने हमारे पास प्रपोजल जमा कराया है, ये उसमें ऐड हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर उसमें ऐड कर रहा है। जब इसका प्रिंट निकलेगा तो ये 50 चीज़ें होंगी और फिर आप रोना शुरू कर देते हैं कि सर ये तो मेरे इतना बड़ा स्कोप है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो लिहाजा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक रूल है कि जब आप कॉस्ट का एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने काम के साथ, तो डेफिनेटली आप फिर उसके स्कोप के मुताबिक कॉस्ट बताते हैं, टाइम बताते हैं, बहुत कुछ है। आगे चलिए, अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। मैंने आपसे कहा था कि जब आपने इंसेप्शन में लोग पूछने हैं, फिर एलिसिटेशन करनी है, तो इनफैक्ट आपने अपने कस्टमर, यूज़र और अदर स्टेक होल्डर्स की आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, और उस लिस्ट को आपने इस डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा रखना है। सर इसकी ज़रूरत क्या है? मैंने कहा देखिए कभी अभी आगे वो आएगा भी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे वो कहते हैं मैंने तो ये आपसे कहा ही नहीं था, फिर हम बता देते हैं कि फ़लाँ मीटिंग में फ़लाँ वक्त पर ये बात की गई थी और ये देखिए लिखा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट फ़लाँ साहब ने हमको बोली थी। अभी मैं आगे बोलता हूँ, अभी 2-3 पॉइंट्स के बाद आ जाएगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स टेक्निकल एनवायरनमेंट। हमें डिस्क्राइब करना होता है मेरा सिस्टम किन कंप्यूटर्स पे चलेगा, नेटवर्क चाहिए होगा या नहीं, इंटरनेट चाहिए होगा या नहीं। तो लिहाजा ये डिस्क्रिप्शन ही बहुत अहम है, जो कि हमें, आपने देखा होगा प्रपोजल में ही आप हमें बता देते हैं कि इतना कंप्यूटर हो, उसकी रैम इतनी होनी, यानी मैं अब नेटवर्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल से आपके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके प्रोजेक्ट की, कि मेरे प्रोजेक्ट को या मेरे गेम को चलाने के लिए आपके पास कम से कम इस जनरेशन का ये वाला कोर का एक लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें इतनी हार्ड डिस्क स्पेस फ्री हो, जिसके अंदर इतनी रैम फ्री हो। तो वो आप मुझे पहले से बता रहे हैं कि टेक्निकली इसने जो चलना है कहाँ चलना है। एक कदम आगे चलते हैं कि इसको तो नेटवर्क भी चाहिए होगा, उसकी बैंडविड्थ ये होगी। तो याद रखिए कि हमारे इस एलिसिटेशन में रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमारे ये लिस्ट डाउन हो रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं, अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रेफरेबली ऑर्गेनाइज्ड बाय फंक्शन। प्रेफर ये क्या करना है कि फंक्शन पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तमाम रिक्वायरमेंट्स को उस फंक्शनैलिटी के साथ आप लिस्ट डाउन कर लें। लेकिन और साथ में क्या करना है, आपने कॉन्स्टेंट्स की बात की, देखिए एंड द डोमेन कॉन्स्टेंट दैट अप्लाई टू ईच।
मेरे पहली रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर कौन सा कॉन्स्टेंट अप्लाई हो सकता है, कौन सा रिस्क है, कौन सी कोई रुकावट है, तो वो अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा ताकि प्लानर इसके लिए प्लान बनाए कि कैसे रिजॉल्व होगा। और फिर अगर खुदा न खास्ता ये हमें रिस्क आ ही जाता है, हम इसको नहीं हम इससे नहीं निकल सके, तो वो क्या करेगा, फिर वो उससे निकलने का तरीके के लिए कोई प्लान बी बनाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अ सेट ऑफ यूजेज सिनेरियो that provides insight into the use of the system or product under different operating condition। बहुत ख्याल रखिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग उलझ जाते हैं कि सर ये मुश्किल है, लाइन लंबी है और अंग्रेजी हमारा मसला है, लेकिन हकीकत क्या है, देखिए क्या कह रहा है, आपने यूजिज सिनेरियोज लिखने हैं क्या, जो कि हमें नॉलेज दें किस चीज़ की, कि ये सिस्टम चलेगा किस किस डिफरेंट हालात में। और इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल अगर आप याद कर लें तो यू विल नेवर फॉरगेट दैट, ये कभी भूलना ही नहीं है आपने। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यूट्यूब को जब आप नेट के एरिया में, इंटरनेट के एरिया में है, वाईफाई के एरिया में है, या आपका मोबाइल नेट चल रहा है, तो उस वक्त अगर आप यूट्यूब को क्लिक करते तो यूट्यूब क्या करता है, वो अपने होम पेज पे आपको ले जाता है, सजेशंस आपको दिखा देता है। ये एक ऑपरेटिंग कंडीशन है। दूसरी ऑपरेटिंग कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, यू आर समवेयर जहाँ सिग्नल्स नहीं है, या आपका मोबाइल डेटा नहीं है, या आपका नेटवर्क उस वक्त नहीं काम कर रहा, डाउन है। तो जब अगर आप यूट्यूब को ऑन करेंगे तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा, जस्ट लाइक द सिंपल ब्राउजर एंड द वेबसाइट, कि वो कहते हैं कि जनाब नो इंटरनेट, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अब वो फौरी तो वो काम करता रहेगा और यूट्यूब जाएगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा, आपके लोकल डिवाइस पे, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे ही रहेगा, लेकिन साथ में ही लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप लोग कर लें, लिखा हुआ आ रहा होगा कि नेट इंटरनेट नहीं है, लिहाजा अपनी लाइब्रेरी में है, जो डाउनलोड्स आपने कुछ किए थे ना, आपको कोई लेक्चर अच्छा लगा और आपने डाउनलोड कर लिया कि बाद में सुनूंगा, तो अब वो दूसरी ऑपरेटिंग कंडीशन मेरे पास क्या बन गई कि यार अगर नेट था तो वो तो काम कर रहा था, जहाँ जाना है जा रहा था, लेक्चर सुना रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंटरनेट नहीं है, ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज हो गई। तो अब क्या हुआ, अब उसने उसको उस मोड में ले गया कि जहाँ, और कभी उस मोड में ले गया जहाँ पर कि आपके डाउनलोड्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ाई कर लें। और तीसरी चीज़, मुमकिन है कि मेरी अदर ऑपरेटिंग कंडीशन हुई यही कि अगर इंटरनेट नहीं है तो लिखा हुआ दिखा दें कि इंटरनेट नहीं है, तो लिहाजा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है डेफिनेटली कि किस किस हालत में। और मैं यहाँ पर शायद एक चीज़ भूल भी गया कि बात जब टेक्निकल इन्वायरमेंट होती है तो हम ओएस को डिस्कस करते हैं, जो मैं बात ही नहीं याद रही मुझे, कि हम जब अपने सिस्टम को, अपनी इन्वायरमेंट को बताते हैं तो इन्वायरमेंट की सबसे बुनियादी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो है ना, कि ये एंड्रॉयड बेस है, ये आपका आईफोन के लिए बन रहा है, तो लिहाजा हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब आगे चलते हैं। एनी प्रोटोटाइप डेवलप टू बेटर डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो यूज़र से हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, जहाँ कहीं पे हमें समझ में ना आ रहा हो या वो बेचारे को खुद ना पता हो, तो हम उसको प्रोटोटाइप बना कर दिखाते हैं। वो थ्रो अवे भी हो सकते हैं, राइट, और नॉर्मली वो थ्रो अवे ही होते हैं रिक्वायरमेंट्स में, तो वो हमें बताता जाता है और हम वो उनको भी लिखते जाते हैं। अब हो क्या रहा है, रिक्वायरमेंट्स तो आ गई, लेकिन हमने साथ ही प्रोटोटाइप भी लगा दिया कि वो इस तरह की कोई चीज़ मांग रहा है जो कि वो चाहता है कि कुछ ऐसी हो। तो जो हम प्रोटोटाइप यूज़ किए थे, मतलब असल में यूज़ किए थे उसके साथ रिक्वायरमेंट्स देते हुए, तो वो आप यहाँ पर उसको लगा देंगे कि सर ये ले लीजिए। अब ज़रा जो हमने बातें की कि सर डॉक्यूमेंट में आपने एक लफ्ज़ बोला था एनालिसिस मॉडल का, सर वो हमें समझाएं। तो देखिए, ये मैंने आपसे क्लास में भी कहा था और मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि इन फैक्ट ये एनालिसिस मॉडल कोई आसमानी चीज़, हम इसके नाम से डर जाते, पता नहीं ये है क्या, और आपने सब काम किया हुआ है। ISC 1 में भी आपने बेसिक्स, मैं नहीं कह रहा हूँ अभी तो आपने आगे अब पढ़ना है, लेकिन बेसिक ऑफ यूज़ केस के, आम सा एक यूज़ केस क्या होता है, आम सी एक छोटी सी क्लास क्या होती है, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के बगैर, मतलब इनहेरिटेंस के बगैर। लेकिन आपने कुछ देखा था तो आप ज़रा देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या हैं इसके, सिनेरियो बेस्ड, क्लास बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड एंड फ्लो ओरिएंटेड, राइट। आपको एनालिसिस मॉडल में बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ये एक देख रहे हैं आप, समझ में आ जाता है। सिनेरियो बेस्ड क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी, डिफरेंट सीन्स, प्रोसेसिंग नैरेटिव फॉर सॉफ्टवेयर फंक्शन, ये करेगा और ये करेगा और ये करेगा, यूज़र लॉगिन हो सकता है, यूज़र ऑर्डर दे सकता है, यूज़र ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। नोट कीजिए क्या हो रहा है, नीचे बन क्या रहा है, यूज़ केस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एन एक्टर इन द सिस्टम, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब हम इसको तफसील से हर चीज़ को, यूज़ केस डायग्राम होती क्या, हम वहाँ से स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो ये देख लीजिए,
फिर दूसरा देखिए क्लास बेस्ड। अब यहाँ पर डेटा है तो याद रखिए क्लास बेस्ड मुझे खुद ही बता रही है कि उन सिनेरियो में कि कस्टमर ऑर्डर देता है जिसमें प्रोडक्ट होती है, मुझे तो खुद ही समझ में आना शुरू हो गया और सीन में से कि कस्टमर की भी एक क्लास है, ऑर्डर की दूसरी क्लास है, प्रोडक्ट की तीसरी है, मे बी सेल्समैन की चौथी हो। तो मुझे अब समझ में आना शुरू हुआ कि डेटा ये है, सॉरी फंक्शनैलिटी ये है, डेटा ये है। अब आगे चलते हैं बिहेवियरल एलिमेंट। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सिस्टम पहले ऑन करेंगे। जब ऑन करते हैं, आपने देखा होगा अपने सिस्टम को, अपने मोबाइल को आप देखिए, आप ऑन करते हैं वो चंद सेकंड्स लेता है, लेकिन वो सेकंड्स लेता है। इनफैक्ट वो कर क्या रहा है, वो सेल्फ टेस्ट करता है, अपने आप को देखता है कि मेरी जो मेमोरी है काम कर रही है, मेरे स्क्रीन काम कर रहा है, सब कुछ। अगर तो एरर है तो आप लैपटॉप देख लें या मोबाइल देख लें, वो आपको जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर वो ठीक है तो फिर वो ऑन स्टेट में आ जाएगा, जिसको मैं कहता हूँ आइडल स्टेट, वेट स्टेट। तो बिल्कुल तैयार बैठा है कि मुझे क्लिक करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, कोई अगर आपने ब्राउज करना है, कुछ पढ़ना है, आप पढ़ लें। तो नोट कीजिए हुआ क्या, पहले वो था ऑफ स्टेट में, उसका बिहेवियर क्या था, सर वो ऑफ है। मैंने कहा अच्छा इसको बटन दबाइए, आपने बटन दबाया, मैंने कहा अभी क्या कर रहा है, ऑन हो गया। आपने कहा नहीं नहीं सर अभी ऑन नहीं हुआ, ये सेल्फ टेस्ट फेज में चला गया, ये अपने आप को टेस्ट कर रहा है। मैं फिर रुका, फिर उसकी स्क्रीन आई, मैंने कहा अभी क्या है, ये टेस्ट कर रहा है। आपने कहा नहीं सर इसकी स्टेट फिर बदली है, अब ये आइडल स्टेट में है। फिर मैंने आपने कोई चीज़ डाउनलोड पे लगाई, मैंने कहा अब क्या कर रहा है, आपने कहा सर ये डाउनलोड स्टेट में चला गया है। तो नोट कीजिए कि हमारा एक सिस्टम, हमारा एक सॉफ्टवेयर कई स्टेट्स लेता है। तो नोट कीजिए इन रिक्वायरमेंट की बेसिस में जो मुझे समझ में आएंगी, हमें समझ में आएंगी, हम स्टेट डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम बनाते हैं। हम दिखाते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसको सबको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुनियाद है, मैंने अपनी क्लास में करवाया था, लेकिन अभी मैं दोबारा इसको शुरू करूँगा क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ा होता है। हाँ, क्योंकि हम इस क्लास के लिए तैयार कर देते हैं। अब ये क्लास आ गई है इंशाल्लाह, तो अब ये सब चीज़ें हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो वही स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो एटीएम की थी, जो मोबाइल की थी, उससे अब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट देख लीजिए फ्लो ओरिएंटेड। मैंने आपसे बात की थी कि डिफरेंट फंक्शंस डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वो उसको कोई वैल्यू दे रहा है, वो उसे कोई सिग्नल दे रहा है। तो आप नोट कीजिए कि जो फ्लो ऑफ डेटा है ना, इसको भी हम अब डायग्राम्स में दिखा सकते हैं कि इस मॉड्यूल ने ये बनाया। चलिए मैं आसान बात करता हूँ, 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए ने कुछ प्रोसेस किया, इसने कोई ए डैश चीज़ प्रोड्यूस की, ए डैश को हमने इनपुट के तौर पे फंक्शन बी को दे दिया, मॉड्यूल बी को दे दिया, उसने उसको प्रोसेस किया, उसमें से कोई आउटपुट निकला बी डैश। तो आपको याद होगा हमने डेटा फ्लो डायग्राम की कॉन्टेक्स्ट लेवल, लेवल 1 और लेवल 2 डायग्राम्स देखी नहीं, बट स्टिल आई एम सेइंग कि नहीं, हम अब इस कोर्स में उसको तफसील से और ज़्यादा सिनेरियोज के साथ करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था, अब इसका ज़रा डायग्राम देख लीजिए इसी की, बिल्डिंग द एनालिसिस मॉडल, वही सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देखिए आपके जो चैप्टर का नाम था, और ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ द एनालिसिस मॉडल। अब आप देखिए नंबर 1 वही सिनेरियो बेस्ड, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, स्टोरीज सुना रहा। देखिए क्या हुआ, यूज़ केसेस एंड यूज़र स्टोरीज, मतलब इसको इसमें बहुत सारे डायग्राम्स आएंगी, लेकिन मुझे अब यहाँ पे यूज़ केसेस और यूज़ केस डायग्राम नज़र आनी शुरू हो गई कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ केस बता देगा। बाकी सीक्वेंस डायग्राम क्या है और सब क्या, हम सब बातें बाद में करते हैं। फिर यहाँ पे मैं एक को अभी कोलैबोरेशन को क्लास को लेता हूँ कि आपको पता है कि जो डेटा हमने रखना है, ये हो गया फंक्शनैलिटी, ये हो गया हमारे पास जो रेक्टेंगल है, ये हमारे पास आ गया कौन सी रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास है डेटा रिक्वायरमेंट। तो अब नोट कीजिए क्लास मॉडल्स जो बन रहे हैं, क्लास डायग्राम्स जो बन रही है, वो इनफेक्ट हमारी ये क्लास डायग्राम हमारी क्लास मॉडल्स को या हमारे डेटा रिक्वायरमेंट को बताती है। आगे चलते हैं, अभी जो मैंने बताया बिहेवियरल मॉडल, इसमें स्टेट डायग्राम है, सीक्वेंस। अब नोट कीजिएगा एक चीज़, बिहेवियरल मॉडल क्या था, मैंने आपसे कहा था जितनी एक सॉफ्टवेयर स्टेट्स ले सकता है, ये हार्डवेयर के लिए भी होता है, जितनी वो स्टेट्स ले सकता है उन सब का एक पॉसिबल मैप बना दिया जाता है कि वो ये भी करेगा, वो ये भी करेगा, क्योंकि हमने उन स्टेट से उसको निकालना। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक स्टेट ये भी है कि वो जाके हॉल्ट हो गया, या मतलब यूँ कह लें कि वो कहीं पे जाके उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अब वो हैंग होने की तरफ जा रहा है। तो हम उसको बचाते हैं कि अगर यहाँ पर ये हो जाए, फेलियर आए, इसकी स्टेट अगर फेलियर बन रही हो तो इसको तुमने रीसेट करना है, इसको तुमने या तो फेलियर स्टेट में डालना है या इसको ऑफ करना है। तो हम उन चीज़ों को भी बता रहे होते हैं ताकि वो हैंग उसमें ही ना रहे, वो कम से कम स्केप करे, निकल जाए। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टेट डायग्राम।
फिर फ्लो पे मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में फ्लो होता है, तो नोट कीजिए बेटा यहाँ पे जो पहली ही डायग्राम है दैट इज दैट इज DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। तो नोट कीजिए ये वो है। अब आगे चलते हैं। हमने कहा था कि जब हम डॉक्यूमेंट बना लेंगे उसको हम सब कुछ, अभी वैलिडेशन वगैरह रहती है, अच्छा मैं बताता हूँ, लेकिन तो हमें निगोशिएट करना होगा, हमें आपस में बैठ के बातचीत भी तो करनी है ना। तो क्या है, आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स हमने कर लिए थे पहले ही। तो ये वो लोग होते हैं जो कि इस निगोशिएशन का हिस्सा बनेंगे। तो हमें बता देता है क्लाइंट के हमारी साइड से 2 लोग हैं, आप इनके साथ बात कीजिए, फाइनल करने की तरफ चले। हम अपना बताते हैं हमारे पास से 2 लोग आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, वटेवर। और फिर हमारा जो मेन की जो होते हैं ना, जिनको हम की स्टेक होल्डर्स कहते हैं, वो हमारे पास हमें मिल जाते हैं। फिर अब यहाँ पर हर एक के फायदे की अपनी ही कंडीशंस हैं। मुझे मुनाफा चाहिए, मुझे कुछ अर्न करना है, उस बंदे ने देखना है कि मुझे कम पैसों में ज़्यादा एक अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाए, कम टाइम में मिल जाए, क्योंकि टाइम को वो बहुत अहमियत दे रहे होते हैं। तो देखिए क्या हुआ, डिटर्मिन ईच ऑफ द स्टेक होल्डर्स विन। देखिए ये है, जितने लोग हैं हर एक की विन कंडीशंस क्या है, क्या मतलब वो कैसे खुश होगा, राइट। मैं एक चीज़ खरीदने जाता हूँ ना, जब मैं निगोशिएट कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं ये इतनी, क्योंकि मैं अपने जहन में उसकी वैल्यू लगा रहा होता हूँ कि ये जूता कितने का है, ये कमीज कितने की है, कोई भी चीज़, राइट। तो मैं फिर उससे बहस कर रहा होता हूँ कि यार ये इतनी की नहीं है, और वो भी सोच रहा होता है कि मैंने इसको अगर 1000 बताया है तो अगर ये 800 की भी ले गया तो मुझे तो फ़ायदा है क्योंकि ये 500 की थी। तो देखिए दोनों साइड्स के अपनी अपनी कंडीशंस हैं। मैं पैसे कम करवा रहा हूँ, वो आग बढ़ा रहा है, शायद वो टाइम पे आ जाए कि नहीं मुझे टाइम कम है, मेरे पास जल्दी बना दे। तो लिहाजा आप देखिए हर एक की कंडीशंस अलग है। तो वो क्या कहते हैं, विन कंडीशंस आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस, नजर नहीं आ रही होती बिल्कुल कितनी वाजे हैं। तो हमें इनको डिटरमिन करना पड़ता है कि कहाँ पर आकर हम दोनों खुश हो जाएं। तो इसने आखिर में बताया फिर बात करें निगोशिएशन की तरफ, निगोशिएट करें, वर्क टूवर्ड्स अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट लीड टू, उन चीज़ों पर आ जाए जो कि विन विन सिचुएशन पर हमें ले जाए। वो कहे हाँ जी बस मुझे यही चाहिए, इतने में चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, और हमें लगे कि ये हमारे लिए बेहतर है। तो दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन व्हेन एवरी स्टेक होल्डर इज हैप्पी कि हाँ यार ठीक है, that is feasible to me, or that is required by me, or that fulfills my requirement। तो वो उनके लिए बड़ा होता है कि जी ठीक है आप शुरू कीजिए। अब वो चीज़ मैंने कही थी कि हमने एक चीज़ और करनी थी, वो भी देख लें, वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स। इसने 1 और 2 फिर कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ लेते हैं। इस ईच रिक्वायरमेंट जो हमने लिख दी, अब हमने उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट में डाल दिया, कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द सिस्टम और प्रोडक्ट। जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, जो उसने मुझसे सिस्टम बनवाना है, क्या ये उस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव से, ये 5 रिक्वायरमेंट, 10 रिक्वायरमेंट, 15 रिक्वायरमेंट, मैं मेन मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ, राइट, क्या ये उसके साथ मैप भी कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो लिहाजा एक चीज़ ये हो गई कि हमने उसको मैप करना है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर देंगी, उसकी ज़रूरत को पूरा कर देंगी। तो लिहाजा उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए हम ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब जो लिखी गई हैं, क्या ये उसकी ज़रूरियात को पूरा करेगा या नहीं। अब देखिए, हैव ऑल रिक्वायरमेंट्स बीन स्पेसिफाइड एट द प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, देयर इज do some requirement provide a level of technical detail that is inappropriate at this stage। बहुत ख्याल रखिएगा, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, किसी चीज़ को कितना एब्स्ट्रैक्ट यानी ऊपर के लेवल से देखना। ये अब ये नहीं कहा जाता कि एब्स्ट्रैक्शन हमेशा दूर से देखना है। एब्स्ट्रैक्शन के सॉरी एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स होते हैं, यानी मैंने एक सिस्टम को देखा, मैंने बिल्कुल ऊपर से देखा हाँ जी एक वेबसाइट है, फिर मैंने उसके ऊपर मैंने अंदर घुस गया, हाँ जी इसमें तो प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही हैं, यूज़र भी क्रिएट हो रहे हैं, फिर मैं उसके और तो आप देखना ज़रा शुरू कीजिए कि एब्स्ट्रैक्शन के जिस रिक्वायर्ड लेवल की ज़रूरत है क्या वो यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर दिया गया है या नहीं। बाज़ चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और बाज़ को हम बाद में जब हम डिज़ाइन करेंगे ना, तब मैं सोचना शुरू करूँगा कि यार ये होगा कैसे, इसको करना कैसे है। तो लिहाजा उसने एक बड़ी मज़े की बात की है कि क्या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट को एक लेवल पे रखा गया है, टेक्निकल डिटेल्स को, जो कि इस वक्त यानी जो हम रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ये स्टेज नहीं है कि हम उनको डिस्कस कर रहे हो। तो लिहाजा जो ज़रूरत है, किस एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर कितनी डिटेल्स में चाहिए आपने लिख दी, गुड। जो नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। इज द रिक्वायरमेंट रियली नेसेसरी,
और डज इट रिप्रेजेंट एन एड ऑन फीचर दैट मे नॉट बी एसेंशियल टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ऐसी कोई छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने मुझसे एक अकाउंटिंग का पूरा सॉफ्टवेयर बनवाया जिसके अंदर सैलरीज कैलकुलेट हो, ये राइट, मैंने बना दिया, अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब मैंने साथ में ना एक कैलकुलेटर भी चिपका दिया कि आप बटन दबाएंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, कैलकुलेटर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट है सैलरी कैलकुलेट हो, आपके लोन्स डिडक्ट हो रहे हों, आपके जो डिफरेंट आपके इंक्रीमेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हों, जो कुछ भी है वो काम उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपने चेक कर लेना है कि क्या मेन है और क्या एड ऑन्स है, उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा कुछ लगा दिया। तो कैलकुलेटर इज एन एड ऑन ना, कि अगर जरूरत होगी तो यूज होगा, लेकिन अगर ये नहीं भी है तो काम हो जाएगा। कैलकुलेटर हम विंडोज का यूज कर लेंगे, तो लिहाजा हमें ये भी देखना है। अब आप देखिए, इज ईच रिक्वायरमेंट बाउंडेड, वही वाली बात कि ये वाली चीज इतना काम करेगी क्योंकि हमने उसको बाउंड्री दे दी, उसके स्कोप को बंद कर दिया, वरना तो बढ़ता ही रहेगा हर रोज। एंड अनएम्बिगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने लिखा है क्या वो एम्बिगस है, यानी वो धुंधला है, यानी वो क्लियर नहीं है, या अनएम्बिगस है, बिल्कुल क्लियर है। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अनएम्बिगस हो, वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि हमें समझ में आए, हम उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ तो मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। डज ईच रिक्वायरमेंट हैव एट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए, बाज़ों का हमारी बहस होती है, ये तो आपसे हमने कहा ही नहीं था करने को, तो याद रखिएगा हर रिक्वायरमेंट को एट्रीब्यूट कर देते हैं। किसने कहा था कि ये चाहिए जी, ये टीचर ने कहा था कि मुझे ये वाला एक फीचर चाहिए, तो एट्रीब्यूशन होती है, उसके साथ वो बताते हैं कि ये सोर्स है जिसने कि रिक्वायरमेंट मांगी थी, ताकि कल को हमारे इख्तिलाफ ना हो। तो देखिए क्या कहते हैं, डज ईच रिक्वायरमेंट हैव एट्रीब्यूशन, दैट इज अ सोर्स नोटेड फॉर ईच रिक्वायरमेंट। कोई इंडिविजुअल, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एक पूरा रोल वाले लोग कि जी हम ये काम करते हैं, हमें तो ये चाहिए, तो क्या आपने उसको लिखा है, रिक्वायरमेंट पे नोट किया है या नहीं, ये भी जरूरी है। आगे देखिए, डू एनी रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर रिक्वायरमेंट। देख लीजिए, मैं इसे मिसाल दिया करता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा इतना सेफ सिस्टम हो कि इवन मैं एक लिंक भी अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जाने देना चाहता, ये इंट्रानेट रहे, मुझे कोई फायरवॉल भी नहीं लगानी, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये अंदर ही रहेगा, कोई बंदा अंदर यूएसबी लेकर नहीं आएगा, कोई बंदा फ्लैश, कोई मोबाइल डिवाइस, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस, कोई कॉपिंग डिवाइस, कोई स्टोरेज डिवाइस लेके इस लैब में एंटर ही नहीं हो सकता। लेकिन ये रिक्वायरमेंट कितनी क्लियर है कि ये लैब जो काम कर रही है, ये ऐसा कोई काम कर रही है जिसको हमें हर एक को भी बताने की जरूरत नहीं। डिफेंस में नॉर्मली होता है, और ये बहुत अच्छा है कि वो चीज़ों को महफूज रखते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने प्रोजेक्ट को, और ये ठीक है, ये एक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट हर जगह। बैंक्स को ले लें, बैंक्स कहते हैं जो उनका जो पैसों वाला मामला है ना, बस जितना यूजर को नजर आए उतना नजर आए, बाकी जो अंदर हो रहा है वो नहीं, बात बिजनेस से करते हैं। तो अब नोट कीजिए, एक तरफ तो मुझे इतना उसने बाउंड कर दिया कि मेरी कोई एक भी तार, एक भी वाईफाई सिग्नल इसके साथ नहीं होगा, ये बात नहीं करेगा मेरा नेटवर्क। और दूसरी तरफ मुझे अगर ये कहते कि जी हम अपनी ईमेल्स जो है ना इन सिस्टम पे खोल लें, तो मेरे लिए एक चीज कॉन्फ्लिक्टिंग आ गई, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैंने आपके सिस्टम को बिल्कुल ये मैं से अब आप सोच लीजिए, हम फायरवॉल से, हम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से सिक्योर कर सकते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कि नहीं 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 नहीं, ना तो कोई कॉपी करेगा, यूएसबी डिवाइस है, यूएसबी पोर्ट उतार दीजिए, ये कर दीजिए, ये चीज़ें उतार दीजिए, बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी से कनेक्ट नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ मुझे वो ये भी फरमा रहा है कि मेरे इन सिस्टम पे इंटरनेट एक्सेसिबल हो या ईमेल, मैं कहूँगा सर ये कहीं पे आके ना कॉन्फ्लिक्ट कर दीजिए चीज़ों को, तो फिर हम इनको बैठ के क्लियर करते हैं। तो उसको देख लीजिए, इस ईच रिक्वायरमेंट अचीवेबल, क्या हम बना सकेंगे, क्या वो बन जाएगी, क्या वो चल जाएगी, दो बातें होती हैं। इन द टेक्निकल इन्वायरमेंट दैट विल हाउस द सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट, जिस जगह पर ये इस्तेमाल होनी है, क्या ये वहाँ पर चलेगी, उनका हमें पहले से सब इन्वायरमेंट बनानी होती है, उनको बताना होता है कि इस लेवल के कंप्यूटर्स होंगे, इस लेवल का आपका नेटवर्क होगा, ये चीज़ें आपका इंटरनेट चल रहा होगा, तो ये चलेगा। तो अब क्या हो रहा है, हम फिर देख रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट को मांग रहा है, यहाँ पर हमने सिस्टम को हाउस करना रखना है, जहाँ पर वो चलेगा, उस प्रोडक्ट में चलना है, तो क्या ये उसके उसमें चलेगा, अचीव हो जाएगा, ये वाली रिक्वायरमेंट चल जाएगी या नहीं, ये भी हम देखते हैं। फिर
इज ईच रिक्वायरमेंट टेस्टेबल? सोचिए, जितनी चीज़ें बनती हैं वो तब तक पास नहीं होती, वो तब तक यूज़र को नहीं दी जाती जब तक यूज़र उनको एक्सेप्टेंस न दे। हम उसको यूएटी कहते हैं, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये यूज़र कहते हैं हाँ हाँ जी बिल्कुल मैंने जो रिक्वायरमेंट है हम उसको डॉक्यूमेंट के बता दें, वो खुद टेस्ट कर लें, उसके बंदे हमारे पास आ जाए, सॉफ्टवेयर हम दे देते हैं, या तो कि आप गुड एनवायरमेंट में हम लगाते हैं, हमारा बंदा आ जाएगा, आप बैठ के अपनी हर रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हफ्ता चाहिए तो आप इसको आपको कॉपी दे देते हैं, आप इसको टेस्ट कर लीजिए। तो नोट करो क्या हो रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट्स है ना जब भी इम्प्लीमेंट होंगी तो उनका टेस्टेबल होना लाजिम है, अदरवाइज उसमें से एरर्स भी आएंगे और बाद में आप यूज़र कहते हैं मेरी तो रिक्वायरमेंट नहीं है। लिहाजा यूज़र की एक्सेप्टेंस हमें आखिर में ज़रूरी चाहिए। फिर देखिए, डज द रिक्वायरमेंट मॉडल प्रॉपरली, देखो क्या कह रहे हैं, जो हमें डायग्राम्स बनाइए ना मॉडल, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये देखो बेटा, ये है डेटा, इंफॉर्मेशन, देन फंक्शन, फंक्शनैलिटी, यूज केसेस। मैं जानकर सिर्फ 3 डायग्राम पे चल रहा हूँ कि जब भी हम आगे चलें तो वे बताएंगे कि ये वाली डायग्राम कहाँ यूज होती है, कहाँ। देखो सिंपल सा, हमें अभी सिर्फ पता यूज केस का जी, इंफॉर्मेशन को, सॉरी डेटा क्लास डायग्राम का इंफॉर्मेशन दिखा रही है। फंक्शनैलिटी, यहाँ बिल्कुल ये हमें यूज केस बता रहा है। बिहेवियर, अभी हमने बात की थी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की, तो ये हम जब डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो हम नोट कर रहे होते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स को बताया भी है या सही है। आगे देखते हैं, हैज़ द रिक्वायरमेंट मॉडल बीन पार्टीशन। आप जरा देख लें, टुकड़े कर देना, पार्टीशन कर देना, उसके छोटे छोटे हिस्से बना देना, इन अ वे दैट एक्सपोजेस प्रोग्रेसिवली मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। यानी हम उसको लेवल्स में दिखाते हैं, बुनियादी, फिर मजीद डिटेल, फिर और मैंने अभी इसको एब्स्ट्रैक्शन के साथ ऊपर से देखना और डिटेल में जाना। तो उसने बड़े मजे की बात की कि क्या हमने टुकड़े बना ली, जिसमें देखिए हमने उसमें डेटा फ्लो डायग्राम में कहा था जब वो जीरो लेवल है ना तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, जीरो लेवल के ऊपर इनफैक्ट वो हमें सिर्फ सिस्टम दिखा रहा है। 1 में वो अपने पहले लेवल के फंक्शन दिखाने शुरू करता है, 2 में वो फिर हर फंक्शन के जिसको आप देखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसके अंदर दिखाता है। तो यही वाली बातें उसने यहाँ पर दी। और जरा आप आखिर में देख लें, हैव रिक्वायरमेंट्स पैटर्न बीन यूज्ड टू सिंप्लीफाई द रिक्वायरमेंट्स मॉडल, have all the patterns been properly validated, are all patterns consistent with customer requirement। हमारा जो कस्टमर हमसे चीज़ मांग रहा है, जो क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जो हमने बात की थी पैटर्न्स की, कि हर रिक्वायरमेंट के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो हम उसको उससे एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि ये वाला जो आपने अभी कोर्स नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ लेंगे, लेकिन जो मैंने क्लास में कहा था कि हमारे पास इनफैक्ट सॉफ्टवेयर पैटर्न्स का एक पूरा टॉपिक है कि हमने सॉफ्टवेयर के पैटर्न्स का एक नॉलेज बेस बनाना होता है कि भाई अगर ये वाला काम करना है तो ये वाला काम ऐसे हो रहा है, दुनिया भर की वेबसाइट पे ये ऐसे ही चल रहा है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है तो लिहाजा ये वाला पैटर्न यहाँ पे हमारा मैच होता है, और लिहाजा हम उन प्रॉपर उन जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको हम रिलेट कर देते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये फिट हो रहा है, इस पर लॉगिन कैसे करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, तो जो रिक्वायरमेंट्स है ना उन हर एक का तरीका क्या है तो वो हमने यहाँ पर लिखा है या नहीं लिखा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप सब बच्चे इसको जब पढ़ेंगे तो आप इसको कर भी सकेंगे और इसको प्रिपेयर कर लीजिए अपने